न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस वक्त ये थोड़ा सा अस्त व्यस्त कार्यक्रम है। बस में हूं और थोड़े हिचकोले भी खा रहे हैं हम बस में। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली है। हमसे आगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और पीछे हम कन्वाई में हैं और यहां से थोड़ा रूट अब चेंज होने वाला है। हम होटल की तरफ जाएंगे और राहुल गांधी सिकमई पहुंचेंगे, वहां रुकेंगे। तो एक नई शुरुआत हो गई है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी 6,700 किलोमीटर का सफर ही नहीं तय करेंगे, बल्कि देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात भी करेंगे। और इस न्याय के लेकर आज राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। अपने भाषण में उन्होंने सबसे पहले लेट आने के कारण माफी मांगी और ये कारण भी उनके पास जेन्युइन था और वो था कि दिल्ली का मौसम बहुत खराब था। धुंध के कारण 2 घंटे से ज्यादा उनकी फ्लाइट लेट हुई और उसके बाद वो जब लौट के वो यहाँ मणिपुर पहुंचे हैं इम्फाल, और इम्फाल से जब वो आए थौबल जिले में, तो यहाँ पर उन्होंने इस कार्यक्रम का इस पूरे 67 दिनों के 67th डेज में जो ये कार्यक्रम है, पूरा का पूरी यात्रा है, वो मुंबई पहुंच जाएगी। तो ये सारी चीजें पल पल की रिपोर्ट हम पहुंचाएंगे। लेकिन आज अब इस वक्त न्यूज पॉइंट में आप तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं और दिन भर के कार्यक्रम को नहीं देखे हैं, तो सबके साथ अब जरा विश्लेषण कर लें, थोड़ी बातचीत कर लें कि क्या कुछ हो रहा है। बस में हैं, थोड़े हिचकोले आप देख रहे होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि एक बस में राहुल गांधी जा रहे हैं, दूसरी बस में हम लोग जा रहे हैं। राहुल गांधी बस के जरिए भी यात्रा करेंगे और पैदल भी यात्रा करेंगे, सभाएं भी करेंगे। आज की सभा में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। सीधा सीधा उनका हमला था नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर, और मणिपुर से क्यों आगाज हुआ, क्यों शुरुआत हुई न्याय यात्रा की, ये बात भी उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर और कौन सा स्टेट हो सकता था जहां से अगर न्याय की मांग हो और न्याय के लिए गुहार लगाता हुआ मणिपुर ही तो है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 महीने से नहीं पहुंचे हैं। मणिपुर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। तो इसलिए बहुत कुछ इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। सीधा जरा आपके पास पेश करना चाहता हूं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है अपने भाषण में, उसके एक अंश को, एक पार्ट को जरा सुन लेते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। 29 जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था। जिसको हम मणिपुर कहते थे, वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है।
आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। दोस्तों, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए यहां राहुल गांधी आज जब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज कर रहे थे तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि शायद प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर इस देश का हिस्सा ही नहीं है और तमाम बातें दुख दर्द बांटते हुए राहुल गांधी नजर आए। सीधे दोस्तों इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और हम भी लगभग अपने होटल के पास तक पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी अब थोड़ा आगे हमसे आगे निकल चुके हैं और हम अब अपने होटल में और कल सुबह फिर यहां से आगे का सफर नागालैंड की ओर वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले परिचय करवाता हूं हमारे साथी, यहां पर 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई, हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। सीधे शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं। जो कुछ भी है जरा आपसे कहूंगा कि जरा विस्तार से तमाम बातों को बताइए, तब तक मैं जल्दी से अपने होटल में पहुंच जाता हूं और इन बातों को क्या कुछ रहा उनको जरा अपने विचारों के साथ जरा रखिए। आज सुबह दिल्ली से राहुल गांधी सारे कांग्रेसी नेताओं के साथ एक जहाज में मणिपुर के लिए रवाना हुए। कोहरे की वजह से फ्लाइट लेट गई, लेकिन वो वहां पे लैंड कर गई। नहीं तो हालत इतनी ज्यादा खराब है कि दिल्ली से कुछ पत्रकार गुवाहाटी जाने के लिए, गुवाहाटी से ही फ्लाइट थी इम्फाल की, लखनऊ जा रहे थे, लखनऊ से कोई फ्लाइट मिल रही थी, लेकिन दिल्ली की फ्लाइट जो है लखनऊ के लिए भी नहीं जा पाई और वो सारे जर्नलिस्ट नहीं पहुंच पाए। आज जितना जर्नलिस्ट मणिपुर में पहुंचा हुआ है, उससे ज्यादा जर्नलिस्ट जो है वो तमाम एयरपोर्टों पे रुका हुआ है। क्योंकि कोहरे की वजह से उनकी उड़ानें नहीं जा पा रही हैं। लेकिन अगले 1 या 2 दिन में वो सारे लोग राहुल की यात्रा को ज्वाइन कर लेंगे। आज राहुल ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। राहुल ने कहा कि जब मेरे सामने ये बात आई कि आपकी दूसरी यात्रा जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ शुरू होगी, तो मैंने सिर्फ एक ही बात कही, और वो बात क्या कि अगर पूर्व से चलना है तो मणिपुर से ही चलना है। इसके अलावा कोई और जगह प्रस्थान बिंदु नहीं हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात राहुल ने कही है। और अभी हम भाषण सुन रहे थे राहुल का, जिसमें उन्होंने कहा कि 2004 से वो राजनीति में है, और सही बात है, हम उससे काफी पहले से राजनीति कवर करते रहे हैं, लेकिन मणिपुर जैसा हाल कभी किसी ने नहीं देखा, कि जिसका कोई पुरसाए हाल ही नहीं है। सैकड़ों लोग मर गए हैं, हजारों घर जल गए हैं, महिलाओं को नग्न करके सड़क पर परेड निकाली जा रही है, गृह युद्ध जैसी नौबत है, लेकिन प्रधानमंत्री वहां जा ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री उसका हाल ही नहीं पूछ रहे हैं। तो इतनी खराब हालत में राहुल ये दूसरी बार मणिपुर पहुंचे हैं। और क्यों पहुंचे हैं ये उन्होंने बता दिया कि ये न्याय यात्रा जो है, इस न्याय की शुरुआत मणिपुर से ही होगी। और आप देखिए कि सामने वाली टीम जो है राहुल की इस दूसरी यात्रा से कैसे घबराई हुई है, कि घबराहट में उसने राहुल को और बेहतर बैटल ग्राउंड दे दिया। पहले यात्रा जो बेसिक प्रोग्राम था, कांग्रेस का मूल प्रोग्राम था, मणिपुर से इम्फाल से शुरू होने का था, लेकिन उन्होंने कहा कि इम्फाल में ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, ये राजधानी है, बड़ा यहां से मैसेज चला जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप थोबल जाइए। उन्होंने सोचा थोबल दूर है, यहां से लोग नहीं पहुंच पाएंगे। उन्हें याद नहीं था कि थोबल में हिंदुस्तान के जो युद्ध स्मारक हैं, ये अभी राहुल वहीं पे हैं, उन युद्ध स्मारक में से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारक वहीं पे है। यहां पे मणिपुर के योद्धाओं ने अंग्रेजी सेनाओं को रोका था, उन्हें नाको चने चबवा दिए थे। मणिपुर के योद्धाओं के लिए यह ऐतिहासिक जगह है, जहां मणिपुर के लोग आज भी अपना सिर झुकाने जाते हैं, अपने उन योद्धाओं की याद में जिन्हें अंग्रेजों ने मार डाला था। तो राहुल की ये यात्रा थोबल पहुंचाकर, युद्ध स्मारक से शुरू करवाकर, बीजेपी की मणिपुर सरकार और
दिल्ली सरकार, जिसे वो डबल इंजन सरकार कहते हैं, एक शानदार अवसर राहुल को दे दिया। इससे पूरा मैसेज देश भर में चला गया। और अब जब राहुल वहां से निकले हैं तो आपने देखा ही होगा कि कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे। और वो क्यों थे? क्योंकि आज मणिपुर देश में न्याय का एक प्रतीक बन गया है कि अगर मणिपुर को न्याय नहीं मिलता है, अगर मणिपुर में इसी तरह गृह युद्ध होता है, और राहुल ने जो शब्द प्रयोग किया कि नफरत कोने कोने में पहुंच गई है, वो नफरत मणिपुर के कोने कोने से लेकर देश के कोने कोने तक पहुंच गई है। तो ये नफरत और विभाजन देश को कहां ले जाएंगे, इसको राहुल समझ रहे हैं। और इसीलिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। और जब ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे कि इसका समर्थन लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। आज पूरी कांग्रेस, आप याद करिए कि जब कन्याकुमारी से शुरू हुई थी राहुल की यात्रा दक्षिण से उत्तर वाली, तब पूरी कांग्रेस वहां नहीं पहुंची। लेकिन मणिपुर एक ऐसी जगह थी कि आज होड़ लग गई थी, कल से लगी हुई थी कि हमें भी ले चलिए। जो फ्लाइट थी उसमें बड़ी मुश्किल से लोगों को एडजस्ट किया गया कि किसको ले जाएं और किसको छोड़ दें, क्योंकि हर कांग्रेस का नेता यह चाहता था कि इस ऐतिहासिक अवसर का मैं भी गवाह बनूं और मैं भी वहीं रहूं। राजीव जी शायद आ गए हैं तैयार होके, और राजीव जी उस अवसर पर वहां पे इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह थे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, उस ऐतिहासिक अवसर का गवाह मैं जरूर रहा। और आपको याद होगा शकील जी कि हम लोग जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 जो शुरुआत हुई थी और कोच्चि में हमने लगभग 10 दिन का वक्त गुजरा था, उस समय हमने इस यात्रा को ज्वाइन किया था और उसका गवाह भी हम लोग बने थे। बहुत सारी चीजें सड़कों पे हम लोगों को केरल में देखने को मिली थी। उसके बाद अलग अलग पड़ाव में भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 को हम लोगों ने कवर किया। और हम आप और खास मतलब शकील जी और प्रशांत टंडन जी लगातार रहे इस यात्रा में। और जम्मू कश्मीर यानी कि श्रीनगर में हमने उस यात्रा के समापन को भी कवर किया था। और आज एक नई यात्रा का आगाज, भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द को जोड़कर कहीं न कहीं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि अन्याय जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी है। अब अगर कांग्रेस पार्टी कहें तो शायद थोड़ा सा हम नाइंसाफी कर रहे हैं, गुस्ताखी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहां आज की ये यात्रा जो शुरुआत हुई है इसमें न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि दूसरे दलों के नेता भी बहुत ही संजीदगी के साथ, प्रमुखता के साथ मौजूद रहे। अलग अलग दल सीपीआई, सीपीएम, उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड, फिर तृणमूल कांग्रेस से, शिवसेना, यूबीटी से, तमाम अलग अलग दलों से यहां मौजूद रहे और अपनी बात, अपने विचार लोगों के बीच बांटते हुए नजर आए। जब राहुल गांधी पहुंचे उनसे पहले बहुत सारे नेताओं ने अपने विचार मंच पर साझा किए भाषण के जरिए और लोगों ने काफी सराहा भी। तो एक संदेश देने की कोशिश आज हुई है मणिपुर से और इस संदेश के बाद अब राहुल गांधी का काफिला निकल गया है। उस काफिले के साथ ही हम पीछे पीछे चल रहे थे और अब हम अपने होटल आ चुके हैं। राहुल गांधी भी अगले पड़ाव पे रुक चुके हैं, अभी थोड़ी देर में रुकेंगे। और कल सुबह कहा गया है कि 5:30 बजे हम लोग बिल्कुल तैयार मिलें और 6 बजे से उस यात्रा के साथ हम आगे बढ़ेंगे, नागालैंड की ओर जाएंगे। तो जो कुछ होगा वो तो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज की यात्रा से क्या कुछ निकल के आ रहा है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त देखिए 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अभी आप शकील अख्तर जी को सुन रहे थे, पहली यात्रा के गवाह बहुत सारे लोग हैं। मीनू जैन जी भी हैं पहली यात्रा के, और पहली यात्रा में सबसे ज्यादा मुखर होकर जो अगर हमारे पैनलिस्टों में कोई अपनी बात रखता था तो मीनू जैन जी रखती थी। और मीनू जी आपके पास सीधे आना चाहता हूं। आज चूंकि यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और एक शानदार यात्रा, चूंकि उसको आंखों से देखना अपने आप में एक सुखद अनुभूति थी, इसलिए क्योंकि अगर ये यात्रा शायद कहीं और से होती, शुरुआत इसकी अगर अरुणाचल प्रदेश से होती, इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर की अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है या दूसरे राज्यों से होती तो इतनी सुखद अनुभूति नहीं होती जितनी आज मणिपुर से हुई है। क्योंकि यहां पर एक परिस्थितियां दूसरी हैं। यहां लोगों से जब आप बात कीजिए तो लोग बोलते हैं, आज तो कुछ महिलाएं हमारे जो सहयोगी हैं निकिता, वो जब बात कर रही थी तो उनसे भी पूछ रही थी, तो बोली कि क्या कारण है कि यहां जितने भी लोग आ रहे हैं वो कुकी और मैतेई की बात करते हैं, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं एक डर, एक भय इन लोगों में व्याप्त है। जो परिस्थितियां यहां उत्पन्न हो गई हैं जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है,
उसको लेकर अब लोग ये भी समझने लगे हैं कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मामला है। क्या ये गोधरा की तरह या कहें तो गुजरात की तरह एक नई प्रयोगशाला है? ये सवाल भी आता है। इसीलिए मणिपुर में हम लोग जब यहां से लाइव कवरेज कर रहे हैं लगातार इस यात्रा का, तो फिर ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है मणिपुर में जिसको सामने रहकर देखना चाहिए, और इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग यहां पहुंचे हुए हैं। सीधा आना चाहता हूं मीनू जैन जी, आपके पास ही जरा आपसे समझो, इस यात्रा को लेकर आप कितनी आशान्वित हैं? इस यात्रा से जो न्याय जोड़ने वाली बात यहां इस यात्रा में एक शब्द जोड़ा गया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस न्याय को लेकर क्या कुछ आप देखती हैं? इस यात्रा से राहुल गांधी देश के उन वंचित समाज को, उस तबके को जिसको आज न्याय की जरूरत है, उसको कितना न्याय दिला पाएंगे? ये तमाम सवाल आज पैदा हो रहे हैं, इसलिए इस पर विश्लेषण चाहिए आपका। मीनू जी। जी राजीव जी, शुक्रिया। अब आज आप तो वहां साक्षात गवाह हैं, देख रहे हैं सारे घटनाक्रम को। मैंने भी टीवी पर इसको देखा, लैपटॉप पे अपने देखा, तो मुझे तो पुरानी स्मृतियां रिवाइव हो गई। मौसम भी वही है, लगभग जनवरी का मौसम है, वही सुबह सुबह का जो ठंडा ठंडा मौसम होता था और म्यूजिक भी बज रहा था, तो वो सारी चीज रिवाइव हो गई। और जो वहां पे माहौल देखा उससे मैं बहुत ज्यादा आशान्वित हूँ। बात आपने पूछी कि भाई न्याय कितना दिलवा पाएंगे, तो इस वक्त जो देश में हर तरह का जो एक अन्याय, अनीति, भेदभाव और बंटवारे की, नफरत की जो राजनीति चली हुई है, उसके लिए जरूरी था कि कोई एक नेता या पार्टी सड़क पे उतर के आती। हालांकि राहुल गांधी मणिपुर में वो एक अकेले ऐसे नेता थे जो मणिपुर में वो जो घटना हुई थी, विभत्स घटना महिलाओं के साथ हुई थी, उसके बाद वहां पहुंचने वाले पहले नेता थे राहुल गांधी। और वो वहां पहुंचे और उन्होंने वहां घावों पे मरहम लगाया उनके। हालांकि घटना खाली महिलाओं के साथ नहीं हुई है, उससे पहले वहां जो घट रहा था वो सब दुनिया की नजर से ओझल था, अंधेरे में था, किसी को कुछ मालूम नहीं चल रहा था कि मणिपुर में हो क्या रहा है। वहां 3 महीने पहले से कुकी और मैताई के बीच में खूनी संघर्ष चल रहा था, जिसकी की सत्ता ने पूरे देश से छुपाया हुआ था। और क्योंकि इंटरनेट की बद्दी थी, इंटरनेट खुला और खुलते ही वो वीडियो जब सामने आया तो न केवल राष्ट्र, इस देश की चेतना, बल्कि पूरे विश्व की चेतना को झकझोर कर रख दिया उसने। मतलब पूरे विश्व में उसकी अनुगूंज सुनाई दी और ये सवाल उठा कि इस देश के अंदर हो क्या रहा है। पूरा देश चित्कार कर रहा था, लोग चित्कार कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री की आत्मा के ऊपर उसके ऊपर कोई एक रत्ती भर असर नहीं पड़ा। वो जरा नहीं, चस्के भी नहीं, और चुप बैठे रहे। 3 महीने तक विपक्ष लगातार करता रहा कि आप बोलिए, महिलाओं के लिए न्याय दीजिए उनके लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोले। अल्टीमेटली विपक्ष को मजबूर होकर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, जिसका कि उनको मालूम था कि डिफीट हो जाएगा ये, लेकिन क्योंकि इस बहाने प्रधानमंत्री बोलते तो बोलवाया। लेकिन वो भी 1 घंटे बाद भाषण देने के बाद जब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, तब उसके बाद प्रधानमंत्री 2 मिनट के लिए बोले। ये सारा घटनाक्रम बहुत जरूरी था दर्शकों को रिमाइंड कराने के लिए, क्योंकि बहुत भूलभुलैया में भूल जाते हैं दर्शक। तो इसलिए मैंने दर्शकों को यह बताने के लिए कि राहुल गांधी की मणिपुर से यात्रा क्यों जरूरी है। देखिए, एक मणिपुर जो है इस वक्त आहत और विक्षत और बड़ा बटा हुआ समाज है। मतलब वहां न केवल मणिपुर राज्य बटा हुआ है 2 हिस्सों में, कि मैती और कुकी में, वहां उस देश की पुलिस, वहां का शासन प्रशासन उस राज्य का, वो भी कुकी मैती में बट गया है। तो इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत थी कि उसको कोई ऐसा राष्ट्रीय दल पहुंचा वहां, और वो पहुंचा। ना केवल वो पहुंचा, उन्होंने वहां एक ऐसे अभियान की शुरुआत की कि जिसकी कि इस देश को सख्त जरूरत है। तो उसका जो शुरुआत जो हुई है यहां से, तो वो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि इससे ज्यादा कोई मुफीद स्थान हो नहीं सकता था। और देखिए, जो आवाजें उठेंगी तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी। और जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया जिसने इस घटना को, जो मणिपुर की विभत्स घटना थी, जिसको प्रमुखता से उठाया था, मेरा मानना ऐसा है कि आज भी वहां मौजूद होगा अंतरराष्ट्रीय मीडिया। हालांकि जैसा शकील अख्तर जी बता रहे हैं कि बहुत सारे मीडिया कर्मी वहां पहुंच ही नहीं पाए, तो लेकिन पहुंचेंगे। नाम मणिपुर का आया है, सरकार
दुविधा में है। कितना भी आप मुद्दों से भटकाते रहिए जनता को, लेकिन दुनिया देख रही है कि इस वक्त मणिपुर से क्या जरूरत आन पड़ी कि इतने बड़े अभियान की शुरुआत मणिपुर से हो रही है। और ये इतिहास में दर्ज हो रहा है कि मणिपुर से इस वजह से शुरुआत हुई थी कि इस देश की न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी इस देश के नागरिकों को, आम नागरिकों की सुरक्षा और उनको न्याय देने में विफल साबित हुई थी। और मेरा मानना है कि जितनी भीड़ जो पहले जन सैलाब दौड़ा था, उबड़ा था इस भारत जोड़ो यात्रा में, उससे बहुत कई गुना ज्यादा जन सैलाब अब आप सड़कों पे देखेंगे इसके बाद। और आज मकर संक्रांति है, तो इस देश की राजनीति की भी एक संक्रांति होने जा रही है आज इस यात्रा के साथ ही। इस देश की राजनीति भी एक, जैसे सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं, चले जाते हैं, इसी प्रकार देश की राजनीति भी एक दूसरे स्पेस में जाने की तैयारी में है। और उसका आगाज आज मणिपुर से हुआ है। मैं बहुत आशान्वित हूँ इस यात्रा से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मीनू जी, बहुत आशान्वित हैं आप, और ये साफ दिखाई दे रहा है। जरूरत भी है इस आशा की, इस उम्मीद की, क्योंकि इसी उम्मीद के साथ राहुल गांधी इस यात्रा पे निकले। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, और ट्वीट में क्या कुछ लिखा है जरा आप तक हम पहुंचाते हैं। ट्वीट में राहुल गांधी बता रहे हैं साफ साफ शब्दों में कि न्याय की हुंकार के रूप में देश भर में हो रहे भयंकर अन्याय के विरुद्ध आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हम जन की बात सुनने आ रहे हैं, मन की बात सुनाने नहीं। सीधा हमला देख लीजिए, जन की बात सुनने आ रहे हैं, मन की बात सुनाने नहीं। हम जनता का दुख दर्द समझने, उनसे संवाद करने आ रहे हैं, और इसी जमीनी संवाद से निकलेगा शांतिपूर्ण, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का विजन। भारत का विजन जिसका आधार समानता, भाईचारा और सद्भाव हो, जिसमें नफरत, हिंसा और एकाधिकार की कोई जगह न हो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यह है राहुल गांधी का ट्वीट अभी से थोड़ी देर पहले। और इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने जितनी बातें कर दी है, भारत का विजन जिसका आधार समानता, भाईचारा और सद्भाव हो, जिसमें नफरत, हिंसा और एकाधिकार की कोई जगह न हो, ये राहुल गांधी साफ साफ लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जन की बात सुनने आ रहे हैं, मन की बात सुनाने नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि भयंकर अन्याय, देश में हो रहे भयंकर अन्याय के विरुद्ध आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी पूरे दल बल के साथ, पूरी चुस्ती के साथ, मुस्तैदी के साथ राहुल गांधी सीधे अब सवार हो चुके हैं उस बस में। बहुत ही हाईटेक बस है ऐसे। वो प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। बटन दबाइए, लिफ्ट की तरह ऊपर आएंगे राहुल गांधी, भाषण देंगे, लोगों से मिलेंगे, अभिवादन स्वीकार करेंगे, अभिवादन करेंगे, और उसके बाद फिर वो लिफ्ट का बटन दबाएंगे और सीधे अपनी सीट पे आ जाएंगे। बहुत शानदार बस, और लेकिन उतना ही शानदार आगाज है और उतनी ही अच्छी जगह है मणिपुर और पहाड़ियों के बीच, जिस जगह पे, एक जगह जो मैदान खुला खेत की तरह वो जगह, और उस जगह पे राहुल गांधी ने आज इस यात्रा की शुरुआत की, और उस जगह का नाम, उस ग्राउंड का नाम ही अब न्याय ग्राउंड रख दिया गया है। तो छोटी मोटी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। शानदार आगाज न्याय ग्राउंड से। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो मार्ग, ये सब हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में देखा था। कई जगह ऐसी चीजें हम लोगों को देखने को मिली थी, लेकिन अब न्याय की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि भारत का विजन तैयार करने के लिए राहुल गांधी निकले हैं। प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ कहेंगे? राजीव जी, मैं सुबह से वहाँ पे महिलाओं की बात सुन रहा था, और उनको बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती थी, उन महिलाओं को, मणिपुर की महिलाओं को। उसमें मैथिली महिलाएं भी थी, कुकी महिलाएं भी थी, लेकिन उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो कितना कृतज्ञ हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी वहाँ से एक यात्रा शुरू कर रही है। और इस देश का मीडिया तो लगभग, जो मीडिया की धड़ा है वो दिशाहीन हो चुका है, लेकिन मुझे यकीन है कि इतिहास इसको दर्ज करेगा, इस घटना को, कि एक ऐसा दौर जब महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई गई, परेड कराई गई, और वहाँ प्रधानमंत्री भी नहीं गए। आज भी 8-9 महीने हो गए राजीव जी, आज भी वहाँ पे हिंसा है। आज भी, अभी कुछ दिन पहले भी वहाँ से लाशों को मिलने का सिलसिला जारी है।
और उस लहूलुहान मणिपुर से यात्रा शुरू करके एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने निभाई है। और यही कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाती जिसको इतिहास दर्ज करेगा। याद कीजिए 15 अगस्त 1947 सारा देश लाल किले पे झंडा फहराया जा रहा था, आज़ादी के जश्न का में व्यस्त था। और महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी वो जश्न में शामिल नहीं थे आज़ादी के। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी दे दी भारत अंग्रेजों से लड़ने के खिलाफ, वो जब दिन आया आज़ादी का तो वो वहाँ नहीं थे, वो नोवाखली में थे, क्योंकि वहाँ हिंसा हुई थी और वो हिंसा को रोकने के लिए वहाँ थे। बिल्कुल वही सिनेरियो आप देखिए इतिहास का अब यहाँ पे दोहराया जा रहा है 7 दशक के बाद, कि एक तरफ तो प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हो रही है, मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा तो राजनीतिक अपनी कोई करवा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देश का एक हिस्सा जहाँ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जहाँ लाशें बिछ गई, जहाँ गिरजे गिराए गए, मकान गिराए गए, 2 मणिपुर आज भी बन गए हैं, मैती मणिपुर, कुकी मणिपुर। और उस जगह से कांग्रेस ने जख्म को भरने की कोशिश की है। राहुल गांधी वहाँ जून में भी गए थे, अभी इस यात्रा शुरुआत की है। बहुत ऐतिहासिक पल है। मैं इसको किसी राजनीतिक विश्लेषण में लपेटना नहीं चाह रहा हूँ। ये एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और देश की आत्मा को झकझोरना चाहिए। इस पहल को सोचना चाहिए 2 मिनट रुक के लोगों को कि मणिपुर में क्या हुआ था। उन तस्वीरों को याद कीजिए जो तस्वीरें आई थी, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। और अब अगर वहाँ से यात्रा शुरू हो रही है जिसका नाम न्याय यात्रा है, तो इससे अच्छा मौका और क्या होगा। इसलिए बहुत ऐतिहासिक है और काबिल तारीफ पहल है कांग्रेस की। और जाहिर सी बात है कि इसका एक व्यापक असर नॉर्थ ईस्ट में और देश के ऊपर होगा। कम से कम इसी बहाने दुनिया में एक संदेश जाएगा कि हाँ, भारत में हिंसा है, हो गई। भारत की सरकार इतनी संवेदनशील नहीं थी कि उस हिंसा को रोकती, प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए। लेकिन भारत में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी भी है जो इतनी संवेदनशील है कि वो अपने राजनीतिक कार्यक्रम को वहाँ से शुरू कर रही है जहाँ वो हिंसा हुई थी। तो ये अच्छा बहुत संदेश भारत के लिए जाता है कि भारत की जो इमेज है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि भारत में तमाम तरीके के राजनीतिक पार्टियां हैं और ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो इतनी संवेदनशील हैं कि जो तकलीफ के समय लोगों के साथ खड़ी हों। राजीव जी। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। बहुत सारी बातें हैं इस यात्रा को लेकर, इस यात्रा से बहुत सारी उम्मीदें हैं। राहुल गांधी आज जब इस यात्रा की शुरुआत में अपनी बात रख रहे थे, अपना वक्तव्य दे रहे थे, तो उनके आंखों में आंसू, मतलब भावुक मन से उन्होंने वो बातें भी कही कि देखिए, मैं समय पे आना चाहता था, लेकिन दिल्ली में मौसम खराब होने के कारण हमें यहां आने में देर हुई, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। एक बार नहीं बल्कि उन्होंने इस बात को 2 बार दोहराया है और बात दोहराते हुए उनकी आंखें नम हो गई थी। तो मणिपुर के साथ उनका कितना भावुक रिश्ता हो गया है, ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि 29 जून को, पिछले साल 29 जून को मैं यहां आया था 2 दिनों के लिए। उस समय यहां की जो तस्वीर थी उसको देखकर गया, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां आने की सुध नहीं हुई, वो आना नहीं चाहे। इसी बात को जरा सुनाना चाहता हूं। उनकी बातों में उनके हिसाब से उनके विचार जो है, राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे, क्या कुछ उनके विचार सुनिए।
29 जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को अपनी बात यहां रखते हुए। राहुल गांधी और कहीं ना कहीं उस दुख को, उस दर्द को समझने की कोशिश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसी को न्याय कहते हैं? क्या इसी को न्याय के लिए उठी आवाज कहते हैं? ये एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में राहुल गांधी अब यहां से चल चुके हैं, निकल चुके हैं। इस बार फर्क इतना है कि बस में भी अपनी यात्रा का एक हिस्सा वो बस से भी करेंगे, क्योंकि समय कम है, दूरी ज्यादा है और इसी बीच चुनाव भी है। क्या चुनावी फायदा इससे हासिल होगा, या इसे चुनावी फायदे के हिसाब से उस लिहाज से न देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो बदलाव है या जो अन्याय है उसके खिलाफ बुलंद होती आवाज के हिसाब से देखा जाए? किस हिसाब से, किस लिहाज से देखा जाए राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा को? आइए जरा आते हैं सीधे संजय कुमार सिंह साहब आपके पास, आपसे समझूं कैसे देखते हैं आप इस न्याय यात्रा को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा? बहुत बड़ी बात है, और मुझे तो लगता है कि पहली यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, पॉलिटिकली अगर चुनाव और राजनीति कहें तो उसके लिए उतना पर्याप्त होना चाहिए था, और वो कम नहीं था। उसमें सब बता दिया गया था कि मतलब जो अभी सरकार है वो क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है, और क्यों राहुल गांधी को इतनी लंबी यात्रा निकालनी पड़ी, और मोहब्बत की दुकान और जो सब उन्होंने कहा था उससे बहुत क्लियर था। और ये संदेश देश भर में गया। ठीक है कि अखबारों ने नहीं छापा, मीडिया ने उसको नहीं दिखाया, लेकिन उस यात्रा का फायदा ये हुआ कि राहुल गांधी ने मीडिया को, अखबार वालों को नाम लेकर कहना शुरू किया कि आप दिखाते नहीं हो, कुछ तो दिखा दो, कभी तुम करो, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी एक पार्टी है, अब गठबंधन और बीजेपी अगर लेफ्ट राइट दो डिवीजन हो ही गया है, दिखाई दे रहा है, बटी गया है, तो उसमें दोनों में कितना अंतर है ये बहुत हो गया है। और इसको राहुल गांधी की यात्रा बहुत क्लियर कर रही है कि दोनों में कितना फर्क है। जैसे मणिपुर का जो वो वीडियो जब आया बाहर तो वो गंभीर बात थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया कि ये संसद का सत्र शुरू होने से पहले वायरल कराया गया है। मतलब मेरा मानना है कि कोई चीजें वायरल कराई नहीं जा सकती हैं, वो आईटी सेल करे,
ट्रोल सेना करे। वायरल अपने आप तभी होगा जब वो उस लायक चीज होगी। कोई भी चीज वायरल तो ट्रोल सेना कर सकती है, लेकिन अपने आप अगर कुछ वायरल होगा तो वो उतना मटेरियल होगा तभी होगा। तो वो वायरल कराया नहीं गया था, चूंकि वो मामला वैसा था इसलिए वायरल हुआ। और कहा क्या गया कि संसद के सत्र से पहले कराया गया। अगर कराया भी गया था तो सरकार की जिम्मेदारी थी, नैतिक रूप से वो बाध्य थी कि वो उस पर कुछ कार्रवाई करती, उस पर कुछ स्पष्ट क्लियर बयान देती, लेकिन सरकार ने वो सब कुछ नहीं किया। बयान देने की तो जरूरत ही नहीं समझी, और वहां जाना माना तो बहुत बात की बात है। तो उसमें अब राहुल गांधी को जो जिस ढंग से अटैक करना चाहिए था, मुझे लगता है कि शुरू से होना चाहिए था, पहले भी होना चाहिए था। जिस ढंग से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव के पहले कांग्रेस को बदनाम किया था, मुझे लगता था कि कांग्रेस को भी वैसे ही जवाब देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दिया। और मुझे लगता है कि ये उसकी शालीनता थी, बड़प्पन था। 10 साल में जब इन्होंने जो शासन किया और जैसे किया, उसमें वो किसी को बोलने नहीं देते थे, और जो बोलता था उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। उसमें राहुल गांधी की ये मजबूरी हो गई कि उनको बोलना पड़ रहा है, और अब वो सीधे बोल रहे हैं कि मैं मन की बात करने नहीं आया। और ये स्थिति बनाई किसने? राहुल गांधी ऐसे नहीं थे, कांग्रेस ऐसे नहीं थी, देश की राजनीति ऐसे नहीं थी। विपक्षी नेताओं का एक सम्मान होता था, किया जाता था पहले, वो सब अब खत्म हो गया है। तो इस यात्रा से ये सारी चीजें दिख रही हैं। और जब दोबारा यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, उसकी जरूरत क्यों पड़ी वो स्पष्ट है, और अब उसका न्याय यात्रा कर दिया गया है तो वो भी स्पष्ट है। तो अगर एक पार्टी के सत्ता में रहते, 10 साल के सत्ता में रहते भारत जोड़ने की जरूरत पड़ती है, आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है, तो सरकार क्या कर रही है, किस लिए है, उसने किया क्या? जो किया वो यही है कि 18,000 करोड़ रुपए में आपने एक सड़क बनाई, और उस पर चलने के गाड़ी के तमाम खर्चों के बाद 8 रुपए किलोमीटर और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये कौन सा काम है, और इससे कौन से अच्छे दिन आने वाले हैं? ये क्या भविष्य देखकर कर रहे हैं? इस पे भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैंने अगर बताया जाता, अगर ये सब कुछ बात विचार करके किया जाता और बताया जाता कि हाँ हमने इसलिए किया है, ये सोच के किया है, तो बात समझ में आती। उनके पास कोई डिफेंस नहीं है, जो करना था वो कर दिया, कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल ना पूछे, जो सवाल पूछे उसको देश विरोधी वगैरह वगैरह कह दिया जाता। इस व्यवस्था में अगर राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि दोनों पार्टी की सोच में क्या फर्क है। और जैसे मोदी जी ये कहते रहे हमेशा कि गांधी माने नेहरू परिवार का कांग्रेस ही क्यों है, यही गांधी नाम क्यों है, वगैरह वगैरह। तो अब तो दिखाई देने लगा है कि यही है जो काम करता है, इसी की जरूरत थी। और अगर राहुल गांधी टिके हुए हैं तो इसलिए टिके हुए हैं कि वो वैसे हैं, वरना तो सब उनके साथ चले ही गए और सब उनके खिलाफ बोलने से डर ही रहे। तो राहुल गांधी या गांधी नेहरू परिवार का कांग्रेस इसीलिए बचा हुआ है कि वो ही उनसे टक्कर ले सकता है, उसी की जरूरत है उनकी राजनीति के मुकाबले। तो ये सारी चीजें इस यात्रा से मुझे लगता है कि खुलकर सामने आ रही हैं। जो अखबारों का काम था बताते रहते, अखबार अगर सही ढंग से जो उनका काम है अगर वो कर रहे थे, मीडिया अगर अपना काम कर रहा होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती और ये हालात नहीं होते। दोनों इसलिए हुए हैं कि मीडिया अपना काम ढंग से नहीं करता रहा। मीडिया से मतलब मेरा मेन लाइन की मीडिया से ही है, और अगर मीडिया अपना काम ढंग से कर रहा होता तो ये नहीं होता। आज भी किसी अखबार में ये खबर मुझे नहीं दिखी कि राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है। ये खबर जरूर है कि अरविंद केजरीवाल को चौथी बार ईडी का वो मिला, ये पहले पेज पे है, लेकिन राहुल गांधी दूसरी बार ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि दूसरी बार की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन अगर दूसरी यात्रा कर रहे हैं तब तो खबर है, अगर पिछली बार नहीं थी तो। लेकिन इस खबर को वैसे प्रमुखता नहीं मिली जैसे मिलनी चाहिए थी। और जाहिर है, मैंने आज शकील जी ने बताया, सुखद आश्चर्य हुआ कि पत्रकार जा रहे थे और पहुंच नहीं पाए। तो देखते हैं कि आगे कैसी रिपोर्टिंग होती है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग नहीं भी हो रही है तो ये यात्रा बता रही है कि इसीलिए उनको रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है। और ये भी न्याय की जरूरत ही है कि राहुल गांधी को जाकर लोगों से मिलना पड़ रहा है, क्योंकि अखबार संपर्क संवादहीनता की स्थिति में आ गया है और कांग्रेस की बात या उसकी विचारधारा लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है, या सरकार के खिलाफ जो कुछ बताया जाना है वो बताया नहीं जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत जरूरी हो गया था और बहुत सही दिशा में सही समय पर सही ढंग से किया जा रहा है काम है। और आज सुबह मैंने आपके ही प्रोग्राम में देखा जो तैयारियां हैं और जिस ढंग से हुआ वो बेशक काबिले तारीफ है। और इतना परिश्रम या इतना संसाधन कोई क्यों झोंकेगा अगर उसको राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए तो। लेकिन
मुझे नहीं लगता है कि ये तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए ही जरूरी है या इससे तात्कालिक राजनीतिक लाभ ही होगा। ये भविष्य के लिए भी या कांग्रेस को बताने के लिए भी है, जी बिल्कुल। तो आगे तक हमेशा जाना जाएगा। जैसे अभी पुरानी बातें याद की जाती है कि गांधी जी वहां थे, ये इस तरह के उदाहरण हैं जो आगे भी याद किए जाएंगे और कांग्रेस को एक मजबूत या अच्छी या जनहित करने वाली, जनहित के बारे में सोचने वाली पार्टी के रूप में स्थापित करेगा और इसका लंबे समय तक महत्व रहेगा। और राहुल गांधी के पास अभी समय काफी है और वो काफी दिन राजनीति कर सकते हैं, फील्ड में रह सकते हैं, तो वो ये अफोर्ड कर सकते थे कि वो लंबी पारी खेलें और वो लंबी पारी खेल रहे हैं। उनकी जल्दीबाजी दिखाई नहीं देती है। सबसे अच्छी बात है कि वो जल्दी में नहीं है, न सत्ता में आने के और न सब चीजें दुरुस्त करने के, दोनों की जल्दीबाजी उनमें दिखाई नहीं देती है। वो अपना काम कर रहे हैं और चूंकि काम सही ढंग से कर रहे हैं इसलिए वो अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा होगा, जो जाहिर है चुनाव में दिख जाना चाहिए। राजीव जी। बिल्कुल 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 संजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी जल्दीबाजी में नहीं हैं और सबसे बड़ी बात कि ऐसे जोखिम उठा रहे हैं जिसकी सोच जिसको लेकर कई नेता सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात कि देखिए 4 महीने तक पैदल चलने वाला आदमी इतना थक जाता है और थकता इसलिए भी थकता है क्योंकि एक घुटने में दर्द। और राहुल गांधी खुद भी बता चुके हैं कि मुझे ही उम्मीद नहीं थी कि उस यात्रा को मैं पूरा कर पाऊंगा। पहली यात्रा 4 महीने तक पैदल चलना, उसके बाद फिर दूसरी यात्रा उससे ज्यादा, उससे लगभग 2500 किलोमीटर ज्यादा और चलना, पैदल भी उसमें सभाएं करना। बिल्कुल आप देश के दूसरे हिस्से से कट जाते हैं एक हिस्से से जोड़ने के कारण, और आपकी जो आपका जो रूटीन है वो सिर्फ और सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही रहता है। सुबह जल्दी उठना, अर्ली मॉर्निंग उठना। आज उसको याद भी कर रहे थे राहुल गांधी जब अपना भाषण दे रहे थे, तो कि सुबह कैसे 6 बजे हम उठ के निकल लेते थे और शाम तक चलते रहते थे। बीच में जो पड़ाव होता था और 20 मिनट का भाषण होता था और लोग इसी दरमियान, इसी दौरान कई लोगों से मिलना, देश के किसानों से, गरीबों से, वंचितों से, सबसे मिलना और उनके दुख दर्द को सुनना, बांटना, ये तमाम बातें कर रहे थे राहुल गांधी। आज भी जब निकले तो एक जगह रुककर उन्होंने चाय पी। उस विजुअल को भी जरा ले आइए स्क्रीन पे। चाय पीते हुए राहुल गांधी नजर आए। मणिपुर में जब यात्रा के लिए निकले हैं राहुल गांधी तो चाय पीने के लिए वो रुके एक जगह, फिर चाय पी उन्होंने। उससे पहले वार मेमोरियल भी गए, वार मेमोरियल में भी श्रद्धांजलि अर्पित की, कुछ लोगों से मिले। ये तमाम चीजें राहुल गांधी की बताती हैं कि राहुल इतना तो है कि वो लोगों से मिलने के लिए अब चल पड़े हैं। और जब लोगों से मिलेंगे, देखिए ये आप विजुअल देख रहे हैं, चाय पीते हुए राहुल गांधी थोड़ा सा सुस्ता करके लोगों से मिलके और लोगों के दुख दर्द को बांटने के लिए। आप अगर कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी किताब लिखने जाते हैं, कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, हम ही लोग जैसे अभी मणिपुर में हैं, तो हमको भी बहुत लोगों से मिलना होता है, लोगों से बात करनी होती है, उनकी बातों को समझना होता है, सुनना होता है, उसके बाद उसका दस्तावेजीकरण होता है, उसके बाद उसको आप शब्दों में पिरोते हैं, लिखते हैं। राहुल गांधी भी तो वही कर रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट जो तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी, इंडिया का विजन डॉक्यूमेंट, वही तो अभी जो ट्वीट आपके सामने हम रख रहे थे, उस ट्वीट के आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें वही तो वो कह रहे हैं कि भारत का विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा इसके बाद, और उसके जरिए अगर राहुल गांधी इस देश की दशा दिशा को बदलने और एक नई मोड़ देने की कोशिश करते हैं तो भारत की राजनीति में उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों तक पहुंच के ही उनके दुख और दर्द को समझ सकते हैं, जो करने अभी राहुल गांधी निकले। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, आपसे भी समझूं इस न्याय यात्रा से कितना न्याय मिलते हुए कांग्रेस पार्टी को आप देखते हैं। कांग्रेस पार्टी को न्याय तब मिलेगा जब इस देश को न्याय मिलेगा, क्योंकि इस देश को मिलने वाला न्याय, इस देश को जो कुछ भी हासिल हुआ है वो समझिए कि कांग्रेस के जरिए हुआ है। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस उन पार्टियों में नहीं है जो अपना फायदा पहले देखे और देश का बाद में देखे, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो कांग्रेस के लिए बहुत आसान था कि एक तरह से सरेंडर हो जाती मोदी के सामने। तो लोग कतारें लगाकर, कमर झुकाकर खड़े हैं, तो कांग्रेस के लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और कांग्रेस इतना बड़ा संगठन है कि उसके लिए बहुत अच्छा वो मोल पा सकती थी, बहुत अच्छी कीमत पर, जो है मतलब उसके सामने जितने बड़े नेताओं ने जो कुछ बनाया है पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर, उसके मुकाबले आप अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस की कीमत कितनी होती है। लेकिन यह अच्छी बात है
कि जिस समय देश को जरूरत थी एक ऐसी पार्टी की, एक ऐसे नेता की, मतलब अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है राइजिंग टू द ओकेजन, मौके पर उठ खड़े होना और लोगों को निराश न करना, उस कांग्रेस पार्टी ने पिछले 1.5-2 सालों से जो प्रदर्शन किया है वो अद्भुत है। अगर डॉक्यूमेंट की अगर जो आप बात करते हैं राजीव जी, असली विजन डॉक्यूमेंट देखिए, अगर हम भारत के आजादी के समय की बात करें तो मुझे लगता है कि जिस समय गांधी जी पूरे देश की यात्रा कर रहे थे, एक जगह पर गाड़ी रुकती है, लोग उस समय लोग उतरते थे, स्नान करते थे, और एक महिला जो आधी धोती पहनकर और आधी धोती को धो रही थी, उसको गांधी जी अपना एक कपड़ा देते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत का विजन डॉक्यूमेंट जो है उसी दौरान उस समय तैयार हुआ था। वह सही क्षण था गांधी के लिए कि उन्होंने सोचा कि देश के लिए क्या करना है, तो देश में गरीबी हटाना जो है सबसे बड़ी बात थी। अभी आप देखिए कि आज जो राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश जो है अन्याय एक तरह से सह रहा है, झेल रहा है। कल अगर हम जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करें तो उन्होंने 3 बातें उन्होंने ध्यान दिलाई थी। पहली बात जो थी कि आर्थिक असमानता, मतलब जो अमीर को और अमीर बनाया जा रहा है, ये आर्थिक अन्याय देश के साथ हो रहा है। राजनीतिक अन्याय ये है कि राजनीतिक एक तरह से तानाशाही है। तीसरा जो है ध्रुवीकरण, इसका पूरा का पूरा अगर मिनिएचर हम बहुत छोटा सा रूप, लघु संस्करण हम देखें, गुटका संस्करण अगर हम उसका देखें तो मणिपुर है। मणिपुर में कि दोनों ही जब मतलब केंद्र में और राज्य में दोनों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधानमंत्री, पूरी की पूरी सरकार जो है वो मणिपुर की ओर झांक तक नहीं है, बिल्कुल नहीं झांक रही है। मैं आपको फिर से विजयादशमी का मोहन भागवत का वो भाषण याद दिला, उन्होंने कहा था, आश्चर्य हो रहा है कि कोई भी केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री क्यों नहीं गया वहां पर अभी तक। ये विजयादशमी की बात है, आज से 4-4.5 महीने पहले की बात है, और उन्होंने कहा था मोहन भागवत ने वो पथ संचलन के दौरान उस भाषण में कि मैं चाहता हूं कि तत्काल जाएं, और यहां तक कि उन्होंने अमित शाह का तो बाकायदे नाम लेकर कहा कि गृह मंत्री को तुरंत वहां जाकर बैठ जाना चाहिए। अभी आप देखिए 5 महीने हो गए उस बात को। मोहन भागवत से बड़ी बात और किसकी हो सकती भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लिए, लेकिन आज तक मणिपुर में झांकने कोई भी नहीं गया। और राहुल गांधी जो है वो एक बार नहीं 2-2 बार जा चुकी है, दूसरी बार गए हैं, जैसे जिसका उल्लेख हम बार बार कर रहे हैं। वहां पर भी देखिए तीनों की तीनों अन्याय जो है, इसलिए मुझे लगता है कि मणिपुर का चुनाव करना इस यात्रा का आरंभ करने का बेहतरीन चुनाव है। आर्थिक आजादी, पूरा का पूरा जो है मणिपुर तबाह हो चुका है, पूरा का पूरा वो विकास के लिए तरसते हुए वो सारे के सारे 7 राज्य हैं। हम जानते हैं वहां पर बेरोजगारी का क्या हाल है, पर उत्पादन कुछ नहीं है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, राजनीतिक किस तरीके से वहां पर ये हुआ है कि अभी तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कोई उनका संगठन, कोई उनका मंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर तो आरोप ही लग रहे हैं कि वो कभी भी नहीं गए। 1 या 2 बार उन्होंने जब औपचारिकता के लिए मणिपुर का नाम ले लिया। अब पूरे भारत में एक तरह से ये फ्रेज ही चल चुका है, ये जुमला ही चल चुका है कि प्रधानमंत्री मणिपुर का म भी नहीं उच्चारण करते। वो ये किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक शर्म की बात हो सकती है, वाकई शर्म की बात है कि उनके देश का एक ऐसा राज्य जिसे नेहरू ने कहा था ये भारत का गहना है, ये नेहरू परिवार का बहुत ही प्रिय राज्य रहा है। इसके बारे में नेहरू बड़ा उसको इससे बहुत ही प्यार से उसको ट्रीट करते थे, मणिपुर को उसको भारत का गहना कहते थे। तो वहां पर आप देखिए दूसरा ध्रुवीकरण जो हुआ है, ध्रुवीकरण कितना भयानक हुआ है। 15 सितंबर के आसपास वहां के आईजी ने एक रिपोर्ट दी है और बताया है कि ऑफिशियली जो है लगभग 180 लोग के आसपास जो है 175 से 180 लोग जो है इस दंगों में मरे हैं और 1100 से लोग घायल हुए हैं और पता नहीं कितने हजार जो हैं वो बेघर हैं। इसके बाद भी अगर सरकार कुछ नहीं कर रही तो सरकार किस काम की है? मुझे तो ये डर है कि मणिपुर में एक तरह की अलगाव की भावना न पैदा हो जाए। बड़े मुश्किल से हमने इन भारत का जो केंद्रीय शक्ति है उसने इन 7 राज्यों को किसी तरीके से अपने साथ जोड़ कर रखा हुआ है। पूरे के पूरे हम जानते हैं कि पड़ोसी राज्यों में ऐसे देश हैं, इन सारे राज्यों के साथ 7 राज्यों के आसपास ये इन चीजों से खेलना बहुत से खेलने के बराबर है। अगर उनके अंदर अलगाव आती है तो ये भावना जो है बहुत ही घातक हो सकती है। इसलिए मणिपुर से की है, इसलिए हमें जताते एक तरह से जगाती है। इसका संदेश पूरे देश में जाएगा, संदेश जाएगा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ गठबंधन तो है ही और देश के कम से कम 28 संगठन, राजनीतिक संगठन ऐसे हैं जो हर राज्य के साथ न्याय चाहते हैं और यही न्याय यात्रा का उद्देश्य है।
मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी गठबंधन के बाकी साथी हैं उनको उसी प्रकार से इस यात्रा में सहयोग करना चाहिए, जैसे ये कि कांग्रेस की नहीं, उनकी अपनी यात्रा है। 2024 की जो राह है वो आसान होगी। हमको हालांकि इस समय प्रायोरिटी न्याय देने की है देश को, लेकिन न्याय मिलेगा तो आप समझिए कि तभी मिलेगा जब अन्यायकारी राज्य को आप हटा देंगे, अन्यायकारी शासकों को हटा देंगे, वही न्याय प्राप्ति का रास्ता होगा। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हम देखने जा रहे हैं। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्याय का दरवाजा तो तभी खुलेगा जब वहां पर न्याय करने वाला शासक मौजूद रहे। और इसके लिए अगर कहीं भी कांग्रेस पार्टी इस बात को दबाने छुपाने की कोशिश करे कि ये यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, तो शायद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं गलती कर रही है। कांग्रेस पार्टी को खुल के कहना चाहिए, खुल के इस बात को करना चाहिए कि हां, हमारी ये यात्रा इस शासन के खिलाफ है, इस शासन में जो भी अन्याय है उसके खिलाफ है। ये बात खुल के करनी चाहिए। भारत जोड़ो पार्ट 1 में ये बात खुलकर नहीं कही गई थी, लेकिन इस भारत जोड़ो पार्ट 2 में, यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, जहां ये न्याय को जोड़ा गया है, वहीं राजनीतिक न्याय की भी बात की गई है। तो कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने आप को सुधारा है। और यहां सुधारने का मतलब यही है कि आप, जैसा अभी आप कह रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कि आखिर आपको अपने हाथ में शासन प्रशासन को लेना होगा, तभी आप न्याय कर पाएंगे। आप अभी सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात सुन सकते हैं, किसको क्या तकलीफ है ये बता सकते हैं, ये वो आप तक पहुंचा सकते हैं। एक महिला आती है, आपसे लिपट कर अपनी तकलीफों को बताती है। कितनी सारी महिलाओं ने अपने दुख दर्द को बताया था उस दौर में जब पहली यात्रा हुई थी, और उसके बाद दिल्ली पुलिस भी पहुंच गई थी, आप याद कीजिए, राहुल गांधी के घर पे। लेकिन राहुल गांधी कुछ खत लिखकर, कुछ चिट्ठी प्रशासन को लिखकर, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो शायद बेहतर कर पाते, जैसा वो कर्नाटक में कर रहे हैं, जैसा कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में कर रही है, या कांग्रेस पार्टी जैसा हिमाचल प्रदेश में कर रही है। मिलीजुली सरकार कांग्रेस पार्टी की बिहार में भी है और झारखंड में भी है। वहां भी शायद कमोबेश कांग्रेस पार्टी वैसा कर पा रही होगी। लेकिन देश में अगर कुछ करना है तो कांग्रेस को देश पर शासन करना होगा, और उसके लिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करनी होगी। ये साफ है। जरा इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी, इसको किस रूप में आप देखते हैं? न्याय यात्रा क्या एक राजनीतिक लाभ के लिए नहीं हो सकती है? निश्चित तौर पर राजीव जी, अगर न्याय शब्द जोड़ा गया है और उसको न्याय शब्द के साथ साथ फिर उसमें जो जिन न्याय की बात की गई है उनमें आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ राजनीतिक न्याय की बात भी की गई है। तो जब आप राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हो, यात्रा में आप न्याय जोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये फिर यात्रा आपकी राजनीतिक है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और जब आप न्याय की बात कर रहे हैं तो राजनीति करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अन्याय जो हो रहा है वो राजनीति की तरफ से हो रहा है, शासन और प्रशासन की तरफ से हो रहा है। तो अगर आपको न्याय हासिल करना है तो आपको इस सरकार के खिलाफ जो है तन के खड़ा होना ही पड़ेगा। और इस सरकार के आप खिलाफ तन के अगर खड़े होते हैं या आप न्याय की मांग करते हैं सरकार से, तो सीधी सीधी ये राजनीति ही है। तो अब कोई गैर राजनीतिक बात नहीं है। दूसरी बात राजनीति ये है कि जो गैर राजनीति होती है वो सबसे बड़ी राजनीति होती है। तो अगर आप कह भी रहे हैं कि आपकी गैर राजनीतिक यात्रा है, उसके बाद भी ये राजनीतिक यात्रा ही है, क्योंकि जो भी मसले हल होने हैं इस देश के, जो भी आवाम के मसले हल होने हैं, जो भी अन्याय के मसले हल होने हैं, वो हल तो राजनीति से ही होने हैं। और अगर राजनीति से नहीं होने तो फिर धर्म की बात कीजिए, फिर जाके संत महात्मा बनिए, फिर जाकर एक कंदराओं में जाके तपस्या कीजिए। तो वो स्थिति तो है नहीं, तपस्या से कुछ हासिल होना नहीं है। तपस्वी तो आजकल इस देश में दूसरे हो रहे हैं। तो वो तपस्वी जो है वो सबसे ज्यादा न्याय जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि जो तपस्वी, मतलब जिसको न्याय के लिए चुना गया था, जो वायदा करके आया था कि वो सारे अन्याय दूर करेगा, वो तपस्वी हुए जा रहा है। तो वो तपस्या में लीन है इस समय, और देश जाए भाड़ में। तो लेकिन आप जो है वो तपस्या करने नहीं निकले, चूंकि आपको देश की चिंता है। तो जाहिर सी बात है कि वो देश की चिंता जो है वो राजनीति करके और राजनीति के जरिए सत्ता प्राप्त करके तभी जो है वो देश की समस्याएं हल हो सकती हैं। वो किसी मंदिर बनने से वो समस्याएं देश की हल नहीं हो सकती हैं, वो किसी अनुष्ठान से हल नहीं हो सकती हैं। वो आप तभी हल कर सकते हैं जब आप सरकार में आएंगे, या आप सरकार बनाएंगे, या आपकी सहयोगी की सरकार होगी। आज राजीव जी, जिस तरीके से राहुल गांधी का मणिपुर से भाषण हुआ, उन्होंने जिस राजनीतिक न्याय को लेकर ये बात की, और आपने वहां से जिस समय लाइव रिपोर्टिंग की, तो आपने भी बताया कि वहां किन किन दलों के लोग जो है वहां मौजूद हैं। तो यानी कि ये यात्रा राहुल गांधी की जो राजनीतिक शुरू हुई है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा,
ये कुल मिलाकर के एक बड़ी राजनीति मुझे लगता है इस देश के लिए है। और राहुल गांधी का जो नक्शा तैयार हुआ 6,700 किलोमीटर से ज्यादा का जो तैयार हुआ है इस यात्रा का, वो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से देश की राजनीति को संबोधित कर रहा है। आपको याद होगा राजीव जी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसके दौरान जयराम रमेश की भी बार बात कहा था, राहुल गांधी ने भी कहा था कि ये हमारी राजनीतिक यात्रा नहीं है और हम इस समय देश को जो है वो जोड़ने के लिए निकले हैं और नफरत के खिलाफ जो है वो मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं। तो मोहब्बत की दुकानें खुल चुकी हैं नफरत के खिलाफ और उसका असर देखने को पड़ा है। मतलब आज अगर एक तरह से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पे चलना चाहती है और देश के अंदर जो माहौल बनाना चाहती है, वो अगर माहौल नहीं बन पा रहा है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि इस भारत जोड़ो यात्रा का भी है। राहुल गांधी ने जो की थी उसका एक बहुत बड़ा योगदान है कि उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी माहौल नहीं बना पा रही है। तो अब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, मुझे लगता है कि ये भी एक इस देश की राजनीति के अंदर मील का पत्थर साबित होगी। और जब आने वाले इतिहासकार जब इतिहास लिखेंगे तो वो लिखेंगे किस तरीके से एक व्यक्ति ने पूरे देश को किस तरीके से मथा और दो यात्राएं निकाल करके उसने देश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन किया। मुझे लगता है कि आने वाला इतिहास इस बात को जरूर लिखेगा, लेकिन इतिहास की बातें आगे जब लिखी जाएंगी तब लिखी जाएंगी। फिलहाल जो वर्तमान लिखा जा रहा है और फिलहाल जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, मुझको लगता है कि उसमें राहुल गांधी की यात्रा है और निश्चित तौर पर राजनीति की जो एक बड़ी जो है वो कहा जाए मील का पत्थर है। और खासतौर से जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए ये यात्रा काफी जो एक तरीके से कहा जाए वो जीवन दान देने वाली और मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए जो है वो कठिन चुनौतियां पेश करने वाली ये यात्रा निश्चित तौर पर साबित होगी। और जाहिर सी बात है कि जब राहुल गांधी निकले हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके खून में भी राजनीति है, सब कुछ जब कुछ राजनीति है और राजनीति के जरिए ही जब कुछ तय होना है तो जाहिर सी बात है कि वो राजनीति कौन सी होगी और राहुल गांधी किस दिशा में जो है इस देश की राजनीति को ले जाना चाहते हैं, ये भी इस यात्रा के जरिए तय होगा। मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है राजीव जी वो सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, बल्कि ये भी तय होना है इस देश के अंदर कि अब राजनीति होगी इस देश के अंदर किस तरीके की राजनीति को जो देश का आवाम है वो पसंद करता है, नफरत की राजनीति या न्याय की राजनीति। मुझे लगता है कि देश की जनता अब जो है वो नफरत की राजनीति को तवज्जो नहीं देगी, न्याय की राजनीति को तवज्जो देगी। बाकी जनता जनार्दन। राजीव जी बिल्कुल, जनता जनार्दन है और उसके आगे सब नतमस्तक हैं। लेकिन क्या जब जनता जनार्दन है तो उसके आगे राजनेता को नतमस्तक होना चाहिए, लेकिन सामने अगर ईवीएम रख दें तो परिस्थितियां दूसरी हो जाती हैं अमलेंदु जी, और इस बारे में हम ईवीएम पर लगातार चर्चा भी करते हैं। लेकिन दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यहां चर्चा करना चाहता हूं और खासकर हमारे साथी शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं। आप याद कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा की जब शुरुआत हो रही थी उसके 2 या 3 दिन पहले गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस छोड़ते हैं और एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखते हैं, 5 पन्ने, जहां तक मुझे ध्यान है 5 पन्ने का इस्तीफानामा लिखते हैं वो, और राहुल गांधी को जमकर कोसते हुए वो बाहर हो जाते हैं। आज जब फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है तो एक साहब मिलिंद देवड़ा, नाम तो सुना ही होंगे आप लोग, मिलिंद देवड़ा जो हैं वो छोड़ देते हैं कांग्रेस पार्टी। शकील अख्तर जी, क्या यह संयोग है या एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रयोग है जिसके चक्कर में कांग्रेस के कवरेज को रोका जाए, या कुछ और है? कैसे देखा जाए इसको? देखिए, आज कांग्रेस ने इस बात को बहुत साफ तौर पे कहा है कि ये बीजेपी की डर्टी ट्रिक्स हैं। आप देखिए कि मुरली देवड़ा के लड़के, मुरली देवड़ा तो कौन है कोई जानता भी नहीं है, इसलिए मुरली देवड़ा का नाम याद आता है। तो मुरली देवड़ा के लड़के मिलिंद देवड़ा ने आज कांग्रेस छोड़ दी और कहा क्या उन्होंने कहा कि आज मैं कांग्रेस के साथ अपने परिवार के 55 साल के संबंध खत्म कर रहा हूं। भाई साहब, उम्र तो आपकी 47 साल है, 55 साल के संबंध, अपने पिता के जो संबंध थे उन्हें भी वो साथ में उठा के ले जा रहे हैं। और उनके पिता कौन थे? जो अभी हमने नाम लिया था, मुरली देवड़ा, जो राजस्थान के सीकर जिले से बॉम्बे आए थे और कांग्रेस ने उन्हें नाम और पैसा सब कुछ दिया था। वहां पे उन्होंने जो भी नाम कमाया, जो भी पैसा कमाया, वो कांग्रेस के माध्यम से कमाया। और आज उनके बेटे कह रहे हैं कि मैं 55 साल के संबंध वापस ले जा रहा हूं। तो उनके पिता को अगर कांग्रेस का प्रश्रय नहीं मिला होता, कांग्रेस के साथ काम नहीं कर रहे होते, तो वो कहां होते? और मिस्टर मिलिंद देवड़ा आपको तो जानता ही कौन कि आप हैं क्या।
तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो है कांग्रेस में एक लंबे समय से चल रहा है और बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। देखिए, बीजेपी को फायदा उठाने का मौका जब मिलता है जब कांग्रेस के लोग खुद ऐसा करते हैं, और ये अकेले मिलिंद देवड़ा नहीं है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद और जिन आजाद का आपने नाम लिया तो उनके बारे में तो हम कहें क्या। आजाद डोडा जिले के किश्तवाड़ के एक बड़े छोटे से कार्यकर्ता थे जो अखबारों के दफ्तर में जाके प्रेस नोट बांटा करते थे, और वहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? मुफ्ती मोहम्मद सईद। 1977 में जब कांग्रेस हार गई, पूरे देश में सरकार चली गई, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि लड़का यहां क्या करेगा, चलो इसको ले जाके इंदिरा गांधी के पास छोड़ाते हैं। और वो लाए उसको और दिल्ली इंदिरा गांधी के पास छोड़ दिया। और उसके बाद जैसे जैसे गुलाम नबी आजाद ताकतवर होते गए, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि मुफ्ती साहब को कांग्रेस के बाहर निकलवाया। अगर आज मुफ्ती साहब उन्हें दिल्ली लेके नहीं आते तो वो वहीं डोडा के किश्तवाड़ में नगर पालिका या पंचायत के चुनाव लड़ रहे होते। उनका योगदान क्या है? इंदिरा गांधी उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव लड़वा के लाती थी। कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से पहला चुनाव राज्यसभा का उन्हें फारूक अब्दुल्ला ने जिताया था। 96-97 की बात है, हम वहीं थे उन दिनों। उससे पहले वो जम्मू कश्मीर से चुनाव नहीं लड़े थे, ना जीत पाए थे कभी भी। दूसरे राज्यों से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उन्हें चुनाव जितवा के सदन में लाते थे। तो ये कांग्रेस में तो एक बहुत बड़ी चीज है, और इसके लिए तो कांग्रेस को खुद देखना चाहिए, खासतौर से परिवार को देखना चाहिए कि परिवार जिसपे विश्वास कर लेता है फिर उसके बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं होता, और उसी का परिणाम होता है कि मिलिंद देवड़ा जैसे लोग बन जाते हैं, और उसी का परिणाम होता है कि राहुल जो है अमेठी सीट हार जाते हैं। 2014 के चुनाव में राहुल की वहां पे स्थिति खराब हो गई थी अमेठी में। और क्यों हो गई थी? ये परिवार को, राहुल को, प्रियंका को, सबको बताया गया था कि वहां आप लोगों के जो प्रतिनिधि हैं वो कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगे हैं, जनता के साथ बुरा व्यवहार करने लगे हैं, कार्यकर्ता टूट रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हम वही जायस में पहली बार प्रियंका और राहुल को ज्वाइंट रैली निकालना पड़ी थी, तब कहीं जाके मुश्किल से जीते थे। इससे पहले कभी भी राहुल और प्रियंका को ज्वाइंट रैली नहीं निकालना पड़ी, और 2019 का तो फिर हारे ही हारे। आज स्थिति क्या है? ये सच्चाई है, इसको कांग्रेस के समर्थकों को भी सुनना चाहिए कि आज अमेठी के साथ रायबरेली की स्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जिन लोगों पे इन्होंने भरोसा किया और आज भी उन्हीं भरोसा करे चले जा रहे हैं, वो लोग वहां अपने आप को राजा समझने लगे हैं। तो इससे स्थिति खराब होती है। इन मिलिंद देवड़ा को, इन ज्योतिरादित्य सिंधिया को, आरपीएन को, जितिन को, गुलाम नबी आजाद को, और ये G23 बना था ना, अभी तो बना लो G23, गैंग 23, इसको ग्रुप 23 लोग लिखते हैं, हम गैंग 23 लिखते हैं इसको। इन्होंने जो किया था, जब सोनिया गांधी बीमार थी उस टाइम चिट्ठी लिखी थी उन्हें, और वो तो मोदी जी ने इनको लिया नहीं। मोदी जी कोई वाजपेयी अडवाणी थे नहीं कि आ जाओ, वो तो उपयोग और अनुपयोग देख के लेते हैं। तुम हमारी पार्टी पर वजन बन जाओगे, चलो हटो अलग। तो 23 के लोगों को इन्होंने लिया नहीं, तो पड़े हुए हैं वो यहां पे। और राहुल जैसे ही कमजोर होंगे वो फिर उसी तरह जाने की कोशिश करेंगे। आप याद करिए कि 2019 में ये कांग्रेस के समर्थकों को बात थोड़ी सी चुभती है, पर उन्हें सुनना चाहिए। 2019 में जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था अध्यक्ष से, तो उनके साथ किसने इस्तीफा दिया था? किसी ने नहीं। मगर उसके बाद जब कोविड में राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े हुए, मजदूरों के साथ खड़े हुए, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता के साथ खड़े हुए, ऑक्सीजन की समस्या में बात करी, लॉकडाउन पे बात करी, तो फिर कांग्रेस के नेताओं को लगा कि नहीं, हमारी उम्मीदें अभी जिंदा हैं, राहुल हमें वापस ला सकते हैं। और फिर राहुल ने जब यात्रा शुरू करी तो फिर कांग्रेस के नेता उनके आसपास एकजुट हो गए। आज जो आप हवाई जहाज देख रहे थे उसमें कई G23 के लोग बैठे हुए थे, आगे ही आगे बैठे हुए थे, वो हंस रहे थे, बड़े मुस्कुरा रहे थे, साथ साथ जा रहे थे। लेकिन याद रखें कि राहुल जैसे ही अगर कमजोर होंगे या असफल होंगे, ये फिर वही राजनीति शुरू कर देंगे। तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को अपनी नई टीम, मजबूत टीम बनाना चाहिए। वो अभी तक नहीं बना पाए। आज कह रहे थे कि मैं 2004 से राजनीति में हूं। जी हाँ हैं। और ठीक 2004 से जब प्रियंका गांधी इनको लेके अमेठी में चुनाव लड़ाने ले गई थी, उस दिन भी हम साथ में थे। तब से आज तक इनके साथ घूम रहे हैं, कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं।
मगर इन्होंने निष्ठावान लोगों की अपनी टीम नहीं बनाई। राहुल गांधी जिस पे विश्वास कर लेते हैं वो चला आ रहा है 2004 से अभी तक। 2014 में जो हारे हैं उसका कारण 2012 की कमजोरियां थी। अन्ना हजारे का एक नकली आंदोलन न सरकार से संभाला गया न संगठन से। यूपीए की सरकार थी और सोनिया जी उस टाइम बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाई। जैसे आज अन्ना हजारे को उठा के महाराष्ट्र के अपने गांव पहुंचा दिया गया है, आज पहुंचा दिया ना उनको, ऐसे ही 2012 में ही पहुंचाया जा सकता। महाराष्ट्र के नेताओं ने बताया था कि यह आदमी जो है नकली शेर है, ये पेपर टाइगर जिसे कहते हैं, इसको दूसरे लोग हवा भर रहे हैं और इसको हम वापस गांव में पहुंचा आते ही चला जाएगा। लेकिन सारे के सारे कांग्रेस, अन्ना जी, हजारे साहब हमसे तो जाने कितने लड़ते थे, कितने आप उनका नाम सम्मान के साथ नहीं लेते हैं। अब ले लो सम्मान के साथ कितना लेना है। 2014 में हार गए और अभी तक वापस सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये चीजें कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। आपने जो कहा बड़ा अच्छा सवाल किया कि राज है, अरे राजनीति के तो खुद राहुल कह रहे हैं कि 2004 से राजनीति में हूं मैं। डेमोक्रेसी में राजनीति होती है और इसको लेके कांग्रेस के नेता जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्लियर मैसेज होना चाहिए। राजनीति काहे की है? राजनीति इसकी है कि जनता की राजनीति, जनता को रोजगार दिलाने की राजनीति। हमारा युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। अभी कल चिदंबरम ने एक ट्वीट किया, बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि कितने लाख आदमी इन्होंने छटनी कर दिए हैं, किसी को पता नहीं है। कितना लाख आदमी नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, महंगाई का आलम खराब है। देखिए, ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि जो चिकित्सा है वो एक बड़ा मापदंड होता है कि चिकित्सा देश के सभी नागरिकों को, गरीब से लेकर अमीर को एक समान मिलना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। चिकित्सा एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। हिंदुस्तान में आज 5 स्टार अस्पताल बन गए हैं और दूसरी तरफ ऐसे अस्पताल हैं कि जहां पे न डॉक्टर है, न नर्सें हैं, न कोई है। सरकारी चिकित्सा व्यवस्था खत्म कर दी गई है, जबकि 2014 से पहले देश में एक स्थिति थी और 2014 से पहले भी खत्म करी। उसको खत्म करने वाले हम कहेंगे तो ये लोगों को बुरा लग जाएगा, वो मिस्टर गुलाम नबी आजाद ही थे, वही चिकित्सा मंत्री थे। तो अब ये सारी चीजें कांग्रेस को आज रिव्यू करने का मौका है, देखना चाहिए। कांग्रेस एक बहुत बड़ी न्याय यात्रा निकाल रही है, न्याय होना चाहिए, मगर उस न्याय के साथ में ये भी देखना चाहिए कि हमारे अपने अंदर की कमजोरियां कौन सी हैं। उन कमजोरियों को दूर करके ही हम एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप यहां बता रहे थे शकील अख्तर जी। और क्या कारण है कि मिलिंद देवड़ा जो हैं, जो मुरली देवड़ा के बेटे हैं और 55 साल के रिलेशन को समाप्त कर देते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं, कहते हैं कि 55 साल का जो रिश्ता था हमारा वो खत्म। क्या ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है या कुछ और है? क्या राहुल गांधी आने वाले समय में अपनी टीम में भी परिवर्तन करेंगे? क्या राहुल गांधी कुछ भरोसे के लोगों को अपने इर्द गिर्द रखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आप अपने विचार रख रहे थे शकील अख्तर जी। और ऐसे विचार रखने वाले कांग्रेस के अंदर भी कई सारे लोग मिल जाते हैं। हम लगातार अभी पिछले 2 दिनों से यहीं पे मणिपुर में कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं और वो लोग भी कई बार ये बातें, भले कांग्रेस जितनी मुखरता से आप अपनी बात रख रहे हैं वो नहीं रखते, लेकिन कह देते हैं दबी जुबान से ही सही कि हाँ देखिए, हाँ राहुल जी को थोड़ा सा रिवाइव करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इतनी मेहनत करते हुए राहुल गांधी अगर इस यात्रा को, अगर नहीं वो यात्रा तो पूरी होगी ही, इस यात्रा को जब मणिपुर से निकल चुकी है यात्रा, तो ये यात्रा मुंबई भी पहुंचेगी। जैसे उधर श्रीनगर पहुंची थी वो पहली यात्रा कन्याकुमारी से निकल के, तो ये यात्रा पहुंचेगी मुंबई। और इसके साथ साथ राहुल गांधी एक रिकॉर्डधारी पॉलिटिशियन हो जाएंगे जो दक्षिण से उत्तर और पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर पूरे भारत की यात्रा करने वाला नेता बन जाएगा इस सदी में। तो खासकर पिछली सदी में भी मुझे याद नहीं है कि कोई नेता इतनी लंबी यात्रा पर निकला हो। लेकिन इससे क्या 2024 का चुनाव है, जो आने वाला चुनाव है, जिस पर कल चर्चा हम कर भी रहे थे कि 2024 का चुनाव, उसकी घोषणा होने से पहले, मतलब इस यात्रा के समापन से पहले उसकी घोषणा हो जाएगी। मार्च महीने के 2nd वीक में आप ये तय मानिए कि 24 के चुनाव की घोषणा होगी।
लेकिन 24 के चुनाव का पे इसका असर होगा क्या, उसका फायदा, इस यात्रा का फायदा राहुल गांधी ले पाएंगे क्या? सवाल बहुत कठिन है, मुश्किल है, लेकिन जवाब ढूंढने की कोशिश तो कर ही सकते हैं हमारे सुधी जो पैनलिस्ट हैं इन लोगों से। जरा मीनू जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखती हैं आप इस सियासत में, इस राजनीति में न्याय नाम की यात्रा, न्याय की खोज में निकली हुई यात्रा, और वहां तक न्याय पहुंचाने तक आपको अगर बढ़ना आगे तो आपको कहीं ना कहीं उस कुर्सी पर बैठना होगा, और उसी कुर्सी के लिए 2024 का चुनाव जिसका आगाज होगा जल्दी, कैसे देखा जाए? क्या ये यात्रा उस कुर्सी तक पहुंचा पाएगी? जी राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। देखिए, जो बात आ रही है कि भाई इस 2024 के चुनाव में आप पूछ रहे हैं कि भाई ये पहुंचाएगी फायदा या नहीं पहुंचाएगी। देखिए, कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे कि राजनीतिक उद्देश्य है या नहीं है, लेकिन जो आज देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से एक तरफा माहौल बना हुआ है, और अभी 22 तारीख तक तो एक ही तरफा बन गया है माहौल, तो उसके बरक्स, उसके पैरेलल एक और नैरेटिव बहुत जरूरी था। और वो न्याय, चांस की बात है कि कांग्रेस ने न्याय का नैरेटिव उठाया, आर्थिक, सामाजिक और ये राजनीतिक न्याय की उन्होंने बात की। तो ये बहुत जरूरी था कि एक तरफ जो ये नैरेटिव बीजेपी ने उठा रखा है, और उसके साथ में अदरवाइज तो इस देश के अंदर आप कल्पना करिए कि अगर आज भारत जोड़ो यात्रा शुरू ना होती तो इस देश में एक इकलौता नैरेटिव क्या चल रहा होता, क्या हो रहा होता इस देश के अंदर। इस वक्त एक धारा जो बह गई थी, दो हो गए उसके फाड़। अब एक इधर बह रही है, एक इधर बह रही है। अब हम दोनों पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब क्योंकि आज आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी, और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इस वक्त बेशर्मी त्यागनी पड़ी अपनी, और आना पड़ा, चाहे कुछ भी नेगेटिव दिखाएं या पॉजिटिव दिखाएं, उनको थोड़ा बहुत भारत जोड़ो यात्रा का अपने टिकर में भी जिक्र करना पड़ा कि भाई भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की शुरू हो रही है। तो दिस शोज की जो एक नैरेटिव ये था कि भाई हम तो 22 तारीख तक तो हम हाईजैक कर लेंगे इस देश को, इस देश की राजनीति को, वो हाईजैक नहीं हो पाई इस भारत जोड़ो। हमें बहुत ज्यादा इस देश को कांग्रेस पार्टी का शुक्रगुजार होना चाहिए इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए। ये नहीं कि पैदल चलेंगे ईस्ट से वेस्ट तक, इसलिए कि जो हाईजैक होने से बचा दिया इस देश के डिस्कोर्स को कांग्रेस पार्टी ने। एक पैरेलल डिस्कोर्स अभी 20 मार्च तक चलेगा, जब तक ये यात्रा चलेगी, और यही समय वो होगा जब जो कि 2024 के चुनाव की तैयारी का होगा। और राजीव जी, जो ये यात्रा चलेगी, इसमें बीच बीच में राहुल गांधी पैदल भी चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, छोटी मोटी सभाएं भी संबोधित करेंगे। तो ये तो एक कंटिन्यूअसली चुनाव प्रचार की छोटी मोटी नुक्कड़ सभाएं, जनसभाएं होती चलेंगी। 2 महीने प्रचार चलेगा कांग्रेस का, चुनाव प्रचार। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अनचाहे इतना बड़ा एरिया आप कवर कर लेंगे, जिसको कि शायद अगर वैसे बनाया जाता प्रोग्राम, चुनाव जारी होने के बाद चुनावों का प्रोग्राम, तो नहीं हो पाता था ये चीज। आप देखेंगे पूरा ईस्ट और वेस्ट, और उसमें सेंटर, और पूरा थोड़ा कुछ नॉर्थ का इलाका, और थोड़ा क्योंकि जिगजैग है, आप देखेंगे उस यात्रा में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाक की सीध में चल रहे हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं, और उसमें वही मुद्दे कवर करेंगे जो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में होंगे। आप बता दीजिए इनमें से कौन सा मुद्दा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में प्रमुखता से नहीं होगा। ये तीनों चारों मुद्दे इनके जो डिटेल ले लीजिए, इनकी डिटेलिंग ही तो होगी ना मैनिफेस्टो में, पन्ने बढ़े हुए होंगे, लेकिन जिस्ट वही होगा, सारांश वही होगा कि भाई ये कांग्रेस का ये है मैनिफेस्टो। इसमें बहुत जबरदस्त ये जो शुरू हो गया है, इसलिए उनको जो ये मिलिंद देवड़ा का जो ये जैसे सही कहा कि जानबूझ के चलते पहिए में एक लकड़ी अड़ाने की से कि इनका नैरेटिव टूटे, कुछ मजाक बने, उससे कुछ नहीं होता है। और मिलिंद देवड़ा की आपने मेरे से पूछा नहीं है, लेकिन मिलिंद देवड़ा, आप ये देखिए ना कि साउथ बॉम्बे की एक वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें कि शिवसेना का प्रतिनिधि जीतता आया अभी तक, उद्धव ठाकरे वाली का, जबकि साउथ बॉम्बे तो इलीट एरिया माना जाता है देश का, पूरे देश का समझ लीजिए। आपके कफ परेड, मालाबार हिल, सारा वहीं आता है, सब जो वहां के जो क्राइम डला क्राइम वहीं रहता है सारा। लेकिन एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां, उसके अलावा भी, क्योंकि बंबई बड़ा पैराडॉक्सिस है, एक तरफ अट्टालिका है और एक तरफ गरीबी भी है। तो उसमें आप कहां एड्रेस करने की सोच रहे थे? क्योंकि मिलिंद देवड़ा को टिकट कट रहा था इस बार,
शिवसेना, अरविंद सावंत है, वो 2 बार से चुनाव जीत रहे थे वहां पे। तो और जो ये इंडिया अलायंस बना है उसमें यही बात तय हुई है कि भाई जो जिताऊ कैंडिडेट है उसके पक्ष में सब पीछे हट जाएंगे, उसे ही टिकट दिया जाएगा। तो सेना जीत रही है पिछले 2 बार से, तो टिकट किसको मिलेगा? मिलिंद देवड़ा को मिलेगा, कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा को मिलेगा, या अरविंद सावंत को मिलेगा? तो अब आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो आप कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने भाजपा में कोशिश की होगी, लेकिन मोदी जी के काम के नहीं है ऐसा व्यक्ति जो जिताऊ नहीं है और ना अपने साथ कुछ लेके नहीं आ रहा है। तो उन्होंने तो एंट्री दी नहीं, उन्होंने शिंदे के यहाँ भिजवा दिया उसको, तो वहां से राज्यसभा चले जाएंगे। और अधिकतर इनको राज्यसभा की ललक रहती है, क्योंकि वो नहीं जीत पाएंगे तो राज्यसभा, उनको पता है कि यहां तो नहीं मैं जीत पाऊंगा, और ना लड़ेंगे भी नहीं वो इलेक्शन वहां से, वो वहां चले गए हैं। और अब राज्यसभा में देख लेना आप उनको अगली बार। एक इसमें और चीज में मणिपुर के नैरेटिव में एक चीज कहना चाहती हूँ कि मणिपुर में एक कुछ कांग्रेस ने बड़ी सेंसिटिविटी के साथ हैंडल किया है पूरे अफेयर को। आप उस पूरे जितना भी आज का फंक्शन हुआ उसका एक ओवरव्यू अगर ले आप, तो उसमें एक सिंगर था वहां का लोकल, उसने एक गाना गाया था, मणिपुरी में भी गाया उसने, वी हैव लॉस्ट द प्रिस्टीन ब्यूटी ऑफ अवर लैंड। उसने ये कहा कि हमारी जो धरती है उसकी जो खूबसूरती थी हमने उसको खो दिया है। वो पेन था उसके, उसने जो खोया उन्होंने पिछले 8 महीने में मणिपुर ने। तो राहुल गांधी ने उसको एड्रेस किया अपने भाषण में, आपने देखा होगा जो इंग्लिश वर्जन वो जो बोल रहे थे उसमें कहा कि हम उसकी रक्षा कर, हम लोग कवर कर रहे थे मीनू जी, हम लोग कवर कर रहे थे उसको। और बस पे, जिस बस से निकले हैं राहुल गांधी, उस बस के ऊपर खड़े होकर गिटार बजाते हुए उस सिंगर ने उस गाना को गाया है। उसके बाद आप सही बता रही हैं, और अच्छी बात है कि आप मेंशन कर रही हैं, जो साथी हमारे दर्शक साथी जो उस प्रोग्राम को नहीं देखे होंगे तो हमारे पिछले उसको आप देख सकते हैं, जो लाइव हमने पिछला किया है आज ही, जो उस कार्यक्रम को उसमें वहां देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रही हैं मीनू जी। जी, तो वो राहुल गांधी ने, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने वहां वो पूरे ध्यान से सुना उन्होंने वहां के लोकल लोगों की बात को, और उन्होंने फिर एड्रेस किया कि आपने जो गाने के माध्यम से, देखिए जिसको कहते हैं ना कि जो हमारे जो सबसे पेन जो है वो गाने के माध्यम से जब दिखाता है वो दिल को छू जाता है। तो वही दिल को छुआ उनके, और उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि यू हैव लॉस्ट व्हाट यू वैल्यूड फॉर, और जो आपकी प्रिस्टीन ब्यूटी है जो आपके लैंड की, हम उसको रिस्टोर करेंगे, हम उसको वापस लाएंगे, जो आपका जो पहली थी जैसी आपकी जमीन उसको हम उसी स्वरूप में वापस लाएंगे। तो राहुल गांधी ने वो चीज, देखिए यही हीलिंग टच कहते हैं इसको, यही हीलिंग टच वहां के लोगों को चाहिए था कि वो अपना बात कहे, उन्होंने गाने के माध्यम से की, क्योंकि वो क्या होता है, वो गाना और ये म्यूजिक के बड़े उनके जीवन का एक अंग है वहां पे मणिपुर में। तो उन्होंने अपने स्टाइल से उन्होंने अपनी बात को रखा, और उन्होंने देश के नेता जो निकल रहे हैं न्याय यात्रा पे, वो खाली जबानी जमा खर्च नहीं कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, और उन्होंने वहीं के वहीं उनको आश्वासन भी दिया। और दूसरी इस पे बात ये थी, देखिए मणिपुरी जो समाज है वो मातृ प्रधान समाज है, और अफसोस की बात यह है कि उस मातृ प्रधान समाज में महिलाओं के साथ क्या हुआ, तो वो एक बहुत भारी, कभी ना भरने वाला घाव छोड़ के गया है वहां की समाज के मन पे। तो आज आपने नोटिस किया होगा राजीव जी, मैं तो दूर से देख रही थी स्क्रीन पे, आप तो वहीं बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर थे, आपने देखा होगा कि महिलाओं की उपस्थिति बहुत ज्यादा थी। आप स्टेज देखेंगे वहां महिलाएं संभाल रही थी, नीचे सेवा दल की जो थी वो महिलाएं संभाल रही थी, वो उस स्मारक पे गए वहां महिलाएं थी, वह सब कुछ उनके हाथ में था। ये इस स्थिति तक महिला प्रधान समाज है मणिपुर का कि वहां एक बाजार है इमा किट्टल, मतलब महिलाओं का बाजार, वहां पे सारी दुकानें महिलाओं की है, वहां पुरुष दुकान नहीं ले सकते, ना उनको मिलती है दुकान, महिलाएं ही पूरे बाजार को चलाती हैं। तो वो और मीराबाई भी एक वहां का संगठन है जिसकी ये इरोम शर्मिला वगैरह हुआ करते थे, तो वो एक संगठन, वो भी महिलाओं का ही संगठन है। तो वहां जो महिला प्रधान समाज को, जो वहां के जो जिन्होंने इस प्रोग्राम की संरचना की है, मैं उस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया देखते वक्त भी, उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा कि दिस इज ऑल्सो ए वे, ये भी एक तरीका है महिलाओं को हीलिंग टच देने का, कि जो आपके साथ सरकारों ने किया है, हम आपको पूरा मान और सम्मान देंगे और आगे बढ़ाएंगे। आप किसी भी तरीके से आपको ये ना समझें कि आप धकेल दिए गए हाशिए पे, या आपकी कोई खैर खबर या खोज लेने वाला नहीं है। तो उस चीज को एड्रेस किया है। आई होप सो कि मणिपुर की महिलाओं के दिल को ये बात छू गई होगी। जी राजीव जी।
बिल्कुल सही आप कह रही हैं। मणिपुर और उस ग्राउंड में दसियों हजार की भीड़ थी और मैक्सिमम महिलाएं थी, बहुत ज्यादा महिलाएं थी। उसका जिक्र हमने उस समय जब लाइव हम कर रहे थे तो किया भी था। और पूरे कार्यक्रम को कहीं ना कहीं लीड करती हुई महिलाएं दिखाई दी। यहाँ की सड़कों पे, यहाँ के दुकानों में और कई जगह आप देखेंगे तो महिला प्रधान ये राज्य। और लेकिन महिलाओं के साथ जितना अत्याचार हुआ है उसको हर बार हम आप तक पहुंचाते ही रहे हैं। मणिपुर की घटना, और उस घटना का जिक्र कितनी बार करें, बहुत दुखद है, विभत्स है। लेकिन आज ये देखकर रियली बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं जो हैं उसी स्फूर्ति के साथ निकल के बाहर आई थी और खूब महिलाएं थी। बहुत लोगों से हम लोगों ने बात की, अलग अलग तबके, अलग अलग इस पूरे राज्य के अलग अलग एरिया से आए हुए जो महिलाएं हैं उनसे हमारे रिपोर्टर ने बात की, निकिता ने बात की है। वो आप देख सकते हैं वीडियो के रूप में हमारे ही चैनल पे। तो बहुत शानदार आप अपनी बात रख रही थी मीनू जी, और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू को यहां टटोलने की कोशिश आपके जरिए हम कर रहे थे। प्रशांत टंडन जी, एक बात जो हम यहां कर रहे हैं, मीनू जी उसका जिक्र कर चुकी हैं, उसका आंसर भी दे चुकी हैं। लेकिन चूंकि सत्ता की दहलीज तक पहुंचना, सत्ता की कुर्सी पर बैठना, उसके लिए एक क्या ये यात्रा कारगर साबित हो सकती है? राजनीति की बात भले करें ना करें, लेकिन आप अगर न्याय की बात करते हैं तो राजनीति की सीढ़ी से चढ़ के आपको वहां तक पहुंचना होगा जहां से आप लोगों का न्याय कर पाएंगे। वरना आप सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज बनाकर, कुछ किताबें लिख के, कुछ चिट्ठियां लिख के काम नहीं हो सकता है। काम तो तभी होगा जब आप वहां तक पहुंचेंगे। आपसे अगर कोई उम्मीद करता है, आपसे अगर आप खुद, प्रशांत जी, आप बाहर निकलते हैं, अगर कोई आपके सामने हाथ फैलाता है तो आप सोचते हैं कि चलो मेरी जेब में कुछ है तो उसमें से कुछ दे दो। लेकिन आपकी जेब में अगर कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं दे पाएंगे। और वही हालत यहां सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की भी है। और जब तक आप वहां नहीं बैठोगे तब तक आप कैसे किसी को कुछ दे पाओगे? कैसे आप किसी का न्याय कर पाओगे? न्याय की गाथा आप लिख तो सकते हैं, लेकिन क्या मुखरता के साथ जिस चुनाव प्रचार की बात यहां मीनू जी कह रही थी कि चुनाव प्रचार ही होगा, इसको खुल के क्यों नहीं करना चाहिए? प्रशांत टंडन जी। जी बिल्कुल। राजनीतिक पार्टी भले ही कितनी भी सकारात्मक राजनीति करे, जैसी कांग्रेस पार्टी इस वक्त कर रही है, लेकिन वो एनजीओ फिर भी नहीं होती है। उसका काम सत्ता में आना है, उसका काम कीर्तन करना नहीं है। उसका काम सत्ता की राजनीति करना है और सत्ता की राजनीति के जरिए उन नीतियों को सत्ता में आने के बाद लागू करना है जिनकी वो बात करती रही है। जो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में या तेलंगाना में या हिमाचल में करने में कामयाब हो रही है, चाहे वो गीग वर्कर्स की बात हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, या महिलाओं को फ्री में बस हो, या किसानों की कर्ज माफी हो, तमाम सारी बातें। लेकिन उसके लिए क्या है, अभी जैसे बात हो रही थी राहुल गांधी की टीम की, तो ये मिलिंद देवरा भी राहुल गांधी की टीम के थे, जितिन प्रसाद भी राहुल गांधी की टीम के थे, सिंधिया जी भी राहुल गांधी की टीम के थे जी। और मिलिंद देवरा तो, इनके लिए तो मुकेश अंबानी ने वीडियो अपील जारी की थी, फिर भी चुनाव हार गए। तो इनका कांग्रेस कैसे उद्धार करती? लेकिन इन सब के बावजूद एक जो टीम कांग्रेस को बनानी है, जैसे कम्युनिकेशन टीम है कांग्रेस की, कमोबेश अच्छे लोग हैं, अग्रेसिव हैं, अपनी बात को ढंग से रखते हैं और बीजेपी के प्रवक्ताओं को वो धराशायी भी कर देते हैं डिबेट में। ये अच्छी बात है। वैचारिक रूप से कम्युनिकेशन टीम में बड़ी स्पष्ट वार्ता है, लेकिन आप देखिए कांग्रेस की लीडरशिप में वैचारिक रूप से अभी भी द्वंद्व है बहुत, और ये द्वंद्व खत्म होना चाहिए। ये एनजीओ नहीं है जी। तो पॉलिटिकल पार्टी भले ही वो कंसेंसस की राजनीति करे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए और वो कमांड एंड कंट्रोल दिखना भी चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक बाबा नुमान नेता है, वो रोज ट्वीट करता है, पार्टी लाइन के खिलाफ ट्वीट करता है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ ट्वीट करता है, फिर भी पार्टी बना हुआ है।
खुल के वो बीजेपी की लाइन ले रहा है, इसकी लाइन ले रहा है, बना हुआ है। ये काम किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हो सकता। तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टियों आप बंद कमरे में सहमति असहमति कर लें, लेकिन एक बार अगर पार्टी का फैसला हो गया कि उनको अयोध्या में चंपत राय का जी। निमंत्रण स्वीकार नहीं करना है, तो फिर वो फैसला हो गया। फिर आप अपनी राय मत दीजिए। आपको राय देनी है तो आप पार्टी से बाहर निकलिए, और पार्टी से बाहर निकल के जाइए। आप किसने आपको रोका है? मतलब कोई अगर चाहे तो वो जटाजूटधारी बाबा बन जाए और अपनी वैचारिक जो आपकी आस्था है उसमें जाए आप। तो कमी कहाँ मुझे दिखती है कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए पार्टी के अंदर, कि ठीक है कंसेंसस की राजनीति है, सकारात्मक राजनीति है, लेकिन चुनावी गोटियां और अनुशासन जो अभी चिदम्बरम के बेटे के लिए दिखाई दिया, वैसा अनुशासन तुरंत, और केवल नोटिस नहीं, कार्रवाई करनी चाहिए। तब जाके जो है आपको एक कोई ना कोई चुनाव, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी में जो मैं अभी, आप मणिपुर में हैं और मणिपुर में आपको दोनों तरीके के लोग दिख रहे हैं, तीनों तरीके के लोग दिख रहे हैं आपको। पार्टी की टॉप लीडरशिप है वहां पे, राहुल गांधी खड़गे जी हैं, बिल्कुल। पार्टी का मिडिल ऑर्डर है वहां पे, और पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। मेरा जो अनुभव है कांग्रेस का, कि जो शीर्ष नेता है कांग्रेस के, वहां पे वैचारिक क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। जमीन पे जो कार्यकर्ता है वो बहुत बढ़िया है, वो मेहनत करता है, वो उसके अंदर वैचारिक क्लैरिटी है, वो लड़ता है जमीन पे जाकर। जो सारी गड़बड़ है वो बीच वाले हिस्से में है। इनकी रिसाइकलिंग होनी चाहिए। तो जैसे मिलिंद देवरा गए, स्वागत करना चाहिए उनका कि बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि बड़ी दुविधा थी वो सीट शेयरिंग वाला। आपकी चर्चा में भी 3 दिन पहले मैंने कहा था कि मिलिंद देवरा का मामला फंस रहा है साउथ बॉम्बे का, क्योंकि शिवसेना लगातार जीत रही है वहां से, इनको ढो रही थी कांग्रेस। तो इस तरीके के तमाम सारे लोग, उनको ढोने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए रास्ता साफ करते बाहर जाने का। और ये जो एक उत्तर प्रदेश के बाबा जी हैं, उनको भी रास्ता दिखा दें। इस तरीके के तमाम सारे नेता जो, जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है प्रशांत टंडन जी, कांग्रेस के लिए। हाँ बिल्कुल। तो कांग्रेस को एक शक्ति आज भी ट्वीट दिखानी किए चाहिए। हुए बाकी हैं देखिए, और हाँ उनका नाम ही ले लिया जी जाए। जी प्रशांत जी, तो बिल्कुल। अब दूसरी चीज क्या है कि देखिए, बहुत ऐतिहासिक मोड़ पे भारत की लोकतंत्र है। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। जब हिटलर या जर्मनी या इटली या दूसरे मुल्क ऐसे रिजीम के कब्जे में आ गए थे, ये मामूली कब्जा नहीं है। कॉर्पोरेट साथ में है, मीडिया साथ में है, लोकतांत्रिक संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन, और कमोबेश क्यों हम बचाएं क्यों किसी को, सुप्रीम कोर्ट भी। जब आपको दिख रहा है कि अदालतें भी सरेंडर कर चुकी हैं, एक मामूली बेल की तारीख लेने में डर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो अगर ये स्थिति है और वहां पे एक वैकल्पिक राजनीति इतनी सशक्त है, वो यात्राएं निकाल रही है, वो एक वैकल्पिक राजनीति की बात कर रही है, और वो चुनाव भी जीत कर आ रही है राज्यों में, वो 2024 में मजबूत चुनौती देने जा रही है आपको। ये बहुत ऐतिहासिक है। ये कम देशों में हुआ है। ये भारत की खुशकिस्मती है कि आप देखिए कि एक तरफ अयोध्या में भी राजनीति हो रही है। वो क्या राजनीति है? हिंदू धर्म के जो यथास्थिति, सामाजिक यथास्थिति है, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, उसको स्थापित करने का कार्यक्रम हो रहा है। उसमें कॉर्पोरेट का कब्जा है, उसमें
आप सोचिए कि अगर ये राहुल गांधी की राजनीति नहीं होती तो राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी अडानी के दफ्तर से बन रहे होते। ये स्थिति में देश आ चुका है, क्योंकि उनका लोकसभा में कोई नाम लेता तो बिल्कुल। उसका सत्ता खत्म हो जाती है। तो इस वैकल्पिक राजनीति को कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने एक ताकत दी है, ये बड़ी बात है। तो एक तरफ तो राजनीतिक सामाजिक यथास्थितिवाद है, उसमें धर्म की राजनीति है, उसमें इलेक्शन कमीशन को नीचे दिखाना है, डेमोक्रेटिक संस्थाओं को कॉम्प्रोमाइज कराना है, मीडिया लगभग नफरत और देश को तोड़ने का काम, समाज को तोड़ने का काम वाला मीडिया साथ में है। उसके साथ एक दूसरी राजनीति है जो फेडरल इंडिया, संविधान को स्थापित करने वाली, जो सबको साथ में लेकर चलने वाली राजनीति हो रही है। तो ये अनोखी मिसाल है पूरी दुनिया में, और मुझे लगता है कि इसको कामयाब होना चाहिए। कामयाब तभी होगी जब थोड़ी सख्ती भी होगी। आदर्शवाद बहुत अच्छा है, लेकिन राजनीतिक पार्टी एनजीओ नहीं होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजनीतिक पार्टी को एनजीओ नहीं, एनजीओ की तरह, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं काम करना चाहिए। और यहां कहीं ना कहीं राहुल गांधी जितनी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, अब 6,700 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा करेंगे, हर दिन 2 सभाएं करेंगे, आम सभा 2 करेंगे, और उसके अलावा कम से कम 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, बस से यात्रा भी इनकी उसमें होगी। तो तमाम बातें, तमाम चीजों के साथ में अगर राहुल गांधी यहां से मणिपुर से निकलकर मुंबई तक पहुंचते हैं तो यहां बहुत कुछ हमारे आपके बीच भी आने वाला है, बहुत सारी बातें आने वाली हैं। खबरों में लगातार रोज राहुल गांधी को आप देखेंगे, लेकिन क्या उसके साथ साथ राजनीतिक तौर पे कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी? क्या कांग्रेस पार्टी एक विकल्प के रूप में, एक वैकल्पिक राजनीतिक दल के रूप में अपने आप को 2024 के लिए तैयार कर पाएगी कि नहीं जी, अब बहुत हो गया बीजेपी के लिए, अब हमारी बारी है और हमारे साथ आप आइए? जनता को इतना कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी तरफ मोल्ड कर पाएगी? सवाल शायद आज की तारीख में मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि आज से 2 महीने बाद जब समापन होगा इस यात्रा का, उस समय बहुत सारे सवालों का जवाब हमारे बीच आ जाएगा। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से चाहता हूं संजय जी आपसे, समय खत्म हो चुका है, लेकिन जल्दी से आपसे चाहता हूं कि क्या राजनीतिक तौर पर इस यात्रा को घोषित तौर पर कि एक ऐसी यात्रा जो न्याय दिलाने के लिए, न्याय की जानकारी प्राप्त करने के लिए, लोगों के दुख और तकलीफ को सुनने समझने के लिए एक ऐसी यात्रा है जो ये कहती है कि 2024 का चुनाव हमें जिताओ और हम आपको न्याय दिलाएंगे। आज से एक नई घोषणा पत्र क्यों नहीं सामने, नया घोषणा पत्र क्यों नहीं सामने होना चाहिए इस यात्रा के साथ साथ? संजय जी। कायदे से होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए, पर राहुल गांधी की पर्सनैलिटी नहीं है। और राहुल गांधी की वो पर्सनैलिटी होती तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में क्या डिफरेंस क्या रह जाएगा? बेसिकली नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर है, और डिक्टेटर वही करता है जो उसको मन करता है, जो वो ठीक समझता है। तो राहुल गांधी अगर कुछ ठीक समझ रहे हैं तो वो उसको डेमोक्रेटिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने बता दिया कि हम क्या हैं, दिखा हम क्या चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हम मन की बात नहीं करते, हम आपसे आके बात वगैरह वगैरह। तो अब ये जनता को देखना समझ करना है। लेकिन राहुल गांधी ने भी कहा है कि अगर हमें इंडिपेंडेंट मीडिया मिले तो हम दिखाएं। तो अगर मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर सब लोग बेईमान हैं, सब लोग से मेरा मतलब है ज्यादातर लोग बेईमान हैं, अगर सब लोग मौके पे जड़ खोदने में लग जाते हैं, टांग खींचने में लग जाते हैं, तो जाहिर है राहुल गांधी का काम बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा कि बीजेपी 50 साल कोशिश करके सत्ता में नहीं आ पाई, यही सारी सुविधाएं उसके पास थी, लेकिन उसको 50 साल लगा बेसिकल तय करने में या लीडर ढूंढने में। तो अगर नरेंद्र मोदी ने जो किया दूसरा नहीं करता तो जाहिर है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते या आरएसएस की सरकार नहीं होती। तो अगर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले हुए हैं तो वो इसीलिए टिके हुए हैं कि वो राहुल गांधी है, और राहुल गांधी डेमोक्रेट, अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं होते तो जिस परिवार से आते हैं उसमें उनके पास बहुत पैसा
अच्छी नौकरी कर सकते थे, वो कहीं विदेश में पड़े होते। तमाम लोग पड़े हुए हैं, या अपनी घटिया राजनीति करके कहीं मुरली देवरा बने होते, दोनों हो सकता था। लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो इसीलिए राहुल गांधी है। तो अब अगर राहुल गांधी की पर्सनैलिटी में ये होगा कि वो कहेंगे कि मुझे वोट दो और मैं दिखाऊंगा कि क्या किया जा सकता है, मैं दिखाऊंगा कि सरकार कैसे चलाई जाती है, मैं दिखाऊंगा कि बहुमत हो तो क्या करना चाहिए, ये राहुल गांधी की पर्सनैलिटी में अभी तक नहीं है, अभी तक दिख नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सत्ता पाने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए वो ये सब करेंगे, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना होता तो वो 2004 में बन सकते थे, मनमोहन सिंह के पहले, मनमोहन सिंह के समय। तो उनको प्रधानमंत्री बनने की जल्दी नहीं है, और उनको डेमोक्रेटिक भी है, और उनको नरेंद्र मोदी नहीं बनना है इतिहास का। तो अगर ये सारी दिक्कतें उनके पास और साथ के लोग जैसे मिल रहे हैं उनको, वो डेमोक्रेसी का फायदा, इनके डेमोक्रेटिक होने का गलत फायदा उठाते हैं, तो सबका नुकसान अपने साथ होगा। ठीक है कि उसका नुकसान देश को हो रहा है, देश को ही हुआ, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह सरकार चलाई, इंक्लूडिंग इमरजेंसी जैसे सरकार चलाई, वो एक व्यवस्था थी। और अब जो है वो पता चल रहा है कि कांग्रेस ही ठीक थी और उसका जो विकल्प था वो बीजेपी क्या था, ये तो देश ने देख लिया, सब लोग समझ गए। तो अब तो कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, मुझे लगता है, या मेरे जैसा आदमी तो बीजेपी को कभी अब आजमाने की भी नहीं सोचेगा। तो इस हिसाब से कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है और देश की पॉलिटिक्स बेहतर हुई है, लेकिन बेशक 10 साल में काफी पीछे गई है। तो अब उसको आगे क्या होगा, ये तो जाहिर है कि देश के वोटर जैसे हैं जो तय करेंगे वही होगा। तो वोटर तक ये कन्वे तब होता जब मीडिया इसको ठीक से कन्वे कर रहा होता। तो जब मीडिया भी वैसा ही है, मैं हमेशा कहता हूं कि मीडिया आम आदमी नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, राजनीति नहीं समझता है, अपना अच्छा बुरा या भविष्य नहीं समझता है। तो मीडिया अगर राहुल गांधी को खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा है, या मीडिया के ज्यादातर लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी को अब भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर वोटर ऐसे हैं तो देश को उसका नुकसान होगा, हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जब लोग समझ जाएंगे, जब लोग समझने लगेंगे कि नरेंद्र मोदी में जो मंदिर बनवाने से क्या फायदा है, या मंदिर किस कीमत पे बना, या मंदिर के लिए हमने क्या क्या खोया, तो जब ये लोग समझ जाएंगे तो शायद राहुल गांधी को पसंद करने लगेंगे। और प्रधानमंत्री का काम नहीं है कि वो मंदिर में झाड़ू लगाए और पोछा लगाए, और इसके लिए हमने उनको बिल्कुल नहीं चुना था। और अगर वो नगर निगम के अगर वो सड़क पर झाड़ू लगाते हैं, नगर निगम के कर्मचारियों के साथ झाड़ू लगाते हैं, तो फिर भी मैं मानूंगा कि हाँ, वो लोगों को इनकरेज कर रहे हैं काम करने के लिए और बता रहे हैं कि झाड़ू लगाना कोई बड़ा काम नहीं है, मैं भी लगा रहा हूं सड़क पे, तुम लगाते तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, वो मंदिर में जाके कर रहे हैं। तो बहुत फर्क है। और जब तक वोटर इसको इस लाइट में नहीं देखेगा और जब तक ऐसे नहीं समझेगा, वोटर तो ये समझ रहा है कि अरे ये तो मंदिर में झाड़ू लगा देते हैं तो बड़े अच्छे आदमी है। मुझे लगता है कि नहीं, वो सड़क पे लगा रहे होते तो ज्यादा अच्छे होते। तो उन गरीबों और उनके लिए जिनका काम ही झाड़ू लगाना है, उनका साथ दे रहे होते। पर ये तो मंदिर में जाकर के साथ दे रहे हैं, तो मंदिर भगवान की कृपा चाह रहे हैं कि अगली बार हम फिर प्रधानमंत्री बन जाए, जो हमारे यहाँ भगवान से अपेक्षा की जाती है या पूजा करने का जो फल पाया जाता है। तो बहुत फर्क है और इसको देखने की चीज है और नजरिए की बात है। ये सब काम मीडिया का और मीडिया हम जैसे लोगों का है कि लोगों को समझाएं। तो अगर ये जनता तक ठीक से कन्वे हो जाएगा तो जाहिर है रिजल्ट आएगा, लेकिन वो कन्वे होगा ये बहुत मुश्किल सवाल है। और मुझे लगता है कि बदला, जैसे मीनू जी ने कहा, आज अगर हम लोग ये कहें कि बहुत सारे पत्रकार जा रहे थे कवर करने के लिए, तो मुझे लगता है कि बदल रहा है। और नुकसान तो सबको है, जो पत्रकार समर्थन कर रहे हैं, नुकसान तो उनको भी है, नौकरी उनके पास भी नहीं है, पैसा उनको भी कमा रहा है, उनकी भी कमाई घटी है, टैक्स उनका भी बढ़ा है, महंगाई उनके लिए भी बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि स्थिति ठीक होगी, लेकिन राहुल गांधी कुछ ड्रास्टिक करेंगे उस लाइन पे कि नहीं ये वोट के लिए ऐसी है, वही सब करेंगे और ये वोट के लिए जरूरी है करना। मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी नहीं करेंगे, वैसे नहीं है वो। लेकिन बाकी लोग अगर उनका सपोर्ट करने लगे और उनकी बात मानने लगे, उनकी लाइन पे चले, तो कुछ काम हो सकता है। ये समय बताएगा। राजीव जी। बिल्कुल ये समय बताएगा, लेकिन आज का दिन जो है वो राहुल गांधी के नाम रहा और आगाज हो चुका है भारत जोड़ो यात्रा का, और वो भी उस राज्य से जो राज्य पिछले 9 महीने से लगभग सुर्खियों में बना हुआ है। और सुर्खियों में इसलिए क्योंकि एक
अलग तरह की परिस्थिति और खासकर महिलाओं के साथ दो समुदायों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट के कारण महिलाएं कितना भुगत रही हैं आज भी, उसकी तस्वीर आप लोग देख चुके हैं। तो उस लिहाज से ये यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा मानी जाएगी, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने और उनके साथ इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने, अलग अलग दलों के नेताओं ने आज बिल्कुल मंच पर विराजमान होकर हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे। जब मल्लिकार्जुन खड़गे तो उस समय गवाह बने बहुत सारे लोग, दसियों हजार लोग तो मणिपुर के थे, आसपास के लोग थे और इस यात्रा को ठीक ठाक समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा निकल चुकी है, मणिपुर में है आज और इसके बाद यहां से कल सुबह सुबह निकलेगी यात्रा नागालैंड की ओर। लगभग 150 किलोमीटर कोहिमा है, यहां से 135 किलोमीटर इम्फाल से कोहिमा, और कल कितने किलोमीटर तक ये यात्रा आगे बढ़ती है वो देखना होगा, क्योंकि 60 दिन 66 दिन या 67 दिन में अगर इस यात्रा को पूरा करना है तो लगभग 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर लगभग रोज चलना होगा राहुल गांधी को, जिसमें पैदल भी चलना है उनको और बस से भी चलना है। मेहनत काफी है, सर्दी का मौसम है और खासकर यहां से लेकर आप देखिए कि पूरा का पूरा नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ इंडिया है और नॉर्थ इंडिया में ये सर्दी का मौसम रहेगा। तो ऐसे में मौसम की मार झेलते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे और उसके साथ साथ न्याय की बात करेंगे, लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारी नजरें टिकी हुई हैं, कल कहीं और से हम लाइव करेंगे, आपके बीच रहेंगे। आज भी भाग भाग कर बस से, जब राहुल गांधी का काफिला आगे था, हमारी बस पीछे थी, उसी बस में हम सवार थे और उस काफिले को ही, उस यात्रा को ही कवर करते हुए आगे आ रहे थे। तो वहां से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और अब इम्फाल के इस होटल में जहां हम ठहरे हुए हैं और इसी होटल में तमाम कांग्रेस के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक सब ठहरे हुए हैं और इस यात्रा के शुभचिंतक, इस कांग्रेस पार्टी के शुभचिंतक सब यहां ठहरे हुए हैं। उसी होटल से हम इस लाइव प्रोग्राम को आप तक पहुंचा रहे थे। जल्दबाजी में लैपटॉप सामने खोलना भूल गया, छूट गया, क्योंकि जल्दबाजी थी, इसीलिए आपके सवालों को, आपके विचारों को, आपके कमेंट को हम नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आप सबका इतना प्यार मिलता है और आप लोग जुड़ते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं तमाम हमारे साथी जो इस कार्यक्रम को देखते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए संजय कुमार सिंह साहब आपका, प्रशांत टंडन जी आपका, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपका और अमलेंदु उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मीनू जैन जी का भी और शकील अख्तर जी का भी। आप तमाम साथी हमारे साथ बने रहे, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर रहूंगा कुछ और खबरों के साथ। और खबरें मुख्य रूप से भारत जोड़ो यात्रा और उसके साथ साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उसके साथ साथ देश दुनिया की तमाम खबरें तो हम इसमें समेट ही लेते हैं। आप सबका बहुत प्यार मिलता है, बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।